तो आप सब सारे बच्चे जुड़ जाइए। माइक मेरा भी तो मैं नहीं लगाया हूँ, जस्ट अ मिनट। तो अभी कम आप लोग का आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन अब आप लोग को क्लियरली सुनाई दे रहा होगा ए टू जेड। तो बताइए, सारे स्टूडेंट आ चुके हैं? मैं क्लास को स्टार्ट कर सकता हूँ आज का, है ना। थर्मोडायनेमिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए थर्मोडायनेमिक्स है। क्योंकि अगर आप लोग का थर्मल क्लियर हो जाएगा तो समझ जाओ कि आप लोग का पूरा पूरा थर्मल इंजीनियरिंग क्लियर हो गया, क्योंकि तीनों आपस में कनेक्टेड है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स है। अगर थर्मो अच्छी तरह से समझ गए तो आईसी इंजन भी क्लियर एंड आरएसी भी क्लियर। और समझ लो, इस वाले सेक्शन से सबसे ज़्यादा आप लोग को पूछा जाएगा। इस फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी बेसिक चीज़ें और अदर हैंड काफी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस में करा हूं। एकदम जीरो रेट से उठाया था, जीरो लेवल से आप लोगों को बताया था। मैं स्कूलिक लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड कैसे थर्मोडायनेमिक्स पे है वो सबको मैं डिस्कस करा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला लेक्चर आप देख के यहाँ पे आ रहे होंगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ क्या अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े वो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले बताया कि आखिर थर्मोडायनेमिक्स है क्या। मैंने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स ना, हम लोग थर्मो मीन्स होता है हीट, थर्मो मीन्स होता है हीट, और डायनेमिक मतलब है मोशन करना, गति करना। जब मेरा हीट जो है ना उष्मा उष्मा गति करने लगता है ना, तो उसके वजह से क्या क्या हो सकता है भाई। अगर गति हो रहा, उष्मा गति कर रहा, तो आग के पास जो हीट है, उष्मा है, वो मेरे पास आया तो हमको गर्मी लगने लगा। अगर मेरा हीट कोई ले लिया तो हमको ठंडा लगने लगा, है ना। यही चीज, इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे चलकर जो आरएसी पढ़ाएंगे ना, आरएसी। आरएसी का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आर होता है रेफ्रिजरेशन, और एसी मतलब जो एयर कंडीशनिंग। ये दोनों हम लोग घर में यूज करते हैं। आप घर में फ्रिज यूज करते हो नहीं गर्मी के दिनों में, और गर्मी के दिन में एसी भी यूज करते हो। ये बेसिकली थर्मो के एप्लीकेशन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहीं पे क्या करते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, आप चीजों को ठंडा करते हो, आइसक्रीम करते हो ठंडा, खाना को ठंडा करते हो, है ना, ताकि वो दही ना कर जाए। क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है वो हीट में जल्दी काम करने लगता है, स्लो में, मतलब बर्फ में या फिर टेम्परेचर लो कर दोगे तो लो टेम्परेचर में उसका काम रिएक्शन करना कम हो जाता है। तो यस, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। तो बेसिकली ये बेसिकली एप्लीकेशन है। ये कहा जाता है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, इस सब्जेक्ट को कहा जाता है। आरएससी को, इंजन को, पावर प्लांट को, इन सब में हम लोग यूज करेंगे हीट का ही। क्योंकि देखो, हीट आप बाहर निकालते हो, रेफ्रिजरेटर से आप ठंडा करते हो तो हीट ही बाहर निकाल रहे हो, यानी हीट के यानी उष्मा बाहर निकाल रहा है, गति करते हुए जा रहा है, मोशन करते हुए जा रहा है। आरएसी, एसी का बात करेंगे। एसी का काम होता है रूम को ठंडा करना। तो वो क्या करता है कि भाई वो रूम को ठंडा रखता है, यानी हीट को फिर से वो बाहर करता है। कहां बाहर करता है, आपके सराउंडिंग में, राइट, जो पहले से गर्म ही है। आईसी इंजन का बात करें, इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन, जैसे आप बाइक चलाते हो, आपने क्या करते हो, बाइक में तेल डालते हो और पेट्रोल डालने के बाद वहां अंदर में आग लगता है और वहां पे कंबशन होता है, और कंबशन के बाद आपका पिस्टन सिलेंडर चलता है, जिसकी वजह से क्रैंक चलता है, फिर क्रैंक शाफ्ट चलता है और आपका गाड़ी चलने लगता है। तो इंटरनल कंबशन, वहां भी हीट का यूज किए। जितना ज्यादा हीट रहेगा, जितना ज्यादा अच्छी तरह से मेरा पेट्रोल जलेगा, धुआं कम निकलेगा और ज्यादा ज्यादा आपका माइलेज देगा, ज्यादा चलेगा, तो फिर हीट का यूज किए। पावर प्लांट में, जितना भी आपका पावर प्लांट होता है, जितना भी स्टील प्लांट होता है, पावर प्लांट होता है, जहां पे बेसिकली हीट का यूज किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, या फिर कोई चीज को गलाने के लिए, है ना। समझ आई मेरी बात की नहीं। तो यानी कुल मिला के बात आ जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स कनेक्टेड है सबसे। और ये क्या कहता है कि डायनामिक्स किसका, यानी गति किसका, हीट का गति। अब हीट का गति हो रहा तो उसके लिए चाहिए मीडियम का जरूरत पड़ेगा, है ना। मीडियम का जरूरत पड़ेगा। अब मीडियम का जरूरत पड़ेगा, जैसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जाता है मेरा, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है, और यहां तक कि जो हीट ट्रेवल करता है वो विदाउट मीडियम भी कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, सूरज से, हमारा सूर्य देवता है, वहां से जो हम लोग सन से अर्थ की ओर आता है, तो बीच में कुछ वैक्यूम है, आपको पता है, निर्वात है, वैक्यूम कहा जाता है। जो आपका देखोगे कि अर्थ के बाहर का जो है ना अंतरिक्ष पूरा क्या है, वैक्यूम है, वहां कोई गैसेस नहीं है, कोई एयर वगैरह नहीं है। तो फिर भाई कैसे आता है, विदाउट मीडियम। क्योंकि देखो, विदाउट मीडियम आपका हीट ट्रेवल नहीं करता है, हम लोग को जहां तक पता है। क्योंकि अगर जैसे मेरा हाथ गर्म है, आप हाथ को दूर रखोगे तो क्या आपको गर्मी लग जाएगा, नहीं, आपको टच करोगे तब गर्मी लग रहा है। तो इसको कहा जाता है कंडक्शन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर कब होता है, जब दो फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है, दो बॉडी आपस में, तब जाकर उसको गर्मी लगता है। ये हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन का बात करेंगे तो जैसे आपका यहाँ पे मेरा आग जल रहा है और आप दूर हो, लेकिन इतना आग है कि हवा भी गर्म होते होते एयर पार्टिकल गर्म हो आपको तक पहुंचा, तो हो गया कन्वेक्शन। और रेडिएशन होता है जहाँ पे कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता, जैसे सन से लाइट का आना पड़ता अर्थ तक। अब ऐसा होता क्यों, क्योंकि मैंने कहा था जो लाइट का रे होता है वो फोटोन के रूप में जाता है। फोटोन होता है, फोटोन पैकेट ऑफ फोटोन। जैसे पैकेट में आप खाना वाना रखते हो, पैकेट में कोई सामान रखते हो, उस पैकेट के अंदर बहुत सारा पार्टिकल्स रहता है, वो खुद ही मीडियम को क्रिएट करने लगता है। वो इनविजुअल रहता, दिखाई नहीं देता। इनविजुअल मतलब आप समझ, इमेजिनरी आपका पार्टिकल होता है जो खुद ही मीडियम को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहां पे आप समझ गए कि चाहे सॉलिड रहे, लिक्विड रहे या गैस रहे, हीट का ट्रांसफर तीनों में किया जा सकता है। लेकिन स्टडी करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है गैस में।
मैंने क्या रीजन बताया था कि सॉलिड में पार्टिकल बहुत ही सामने सामने रहता है तो स्टडी करना इजी रहता है। लिक्विड भी ऑलमोस्ट रेस में पाया जा सकता है, क्योंकि एक फ्लूइड आप लोग पढ़ते होंगे, फ्लूइड चैप्टर है, फ्लूइड आपका मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड बोले तो क्या था, फ्लूइड किसको कहते हैं, जो फ्लो करता है, कोई भी दुनिया में कोई चीज जो फ्लो करता है उसको फ्लूइड कहते हैं। जैसे हवा, वो भी फ्लो करता, बहता है ना, बोला जाता है हवा बह रही है ना, पानी बह रही है, तेल बह रहा है, कभी कोई बोला जाता है लोहा बह रहा, नहीं ना, पत्थर बह रहा, नहीं ना, यानी फ्लूइड में नहीं आता। तो फ्लूइड वो सब आता है जो बहता है। तो फ्लूइड में हम लोग पढ़ते हैं एक टर्म आ जाता है हाइड्रोस्टेटिक। क्या, हाइड्रोस्टेटिक। हाइड्रो मतलब होता है पानी, और स्टेटिक मतलब होता है रुका हुआ, मतलब पानी भी रुक सकता है, यानी कि रुक गया तो स्टडी करना इजी हो गया। और अगर बात करें सोलिड का, तो सोलिड तो रुका हुआ तो स्टडी करना बहुत इजी होता है। लेकिन गैस क्या होता है, गैस का पार्टिकल हमेशा मूव करते रहता है। वो भी कैसा मूव, ये नहीं कि आपका सिंपल लिनियर मूव कर रहा है, नहीं, रेंडम मूव, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, है ना। जैसे हम लोग का टीनेजर में दिमाग होता है, हम लोग का टीनेजर में दिमाग कैसे भागता है कि मुझे एरोनॉटिक्स बनना, अच्छा मुझे फिल्म स्टार बनना, नहीं नहीं, एक काम करते हैं, रैपर बन जाते हैं, नहीं नहीं, यूट्यूबर बन जाता है, अरे यूट्यूबर नहीं, ब्लॉगर बन जाता है, ब्लॉगर में टीचर बन जाता है, फिर कुछ होता नहीं आईआईटीएन बन जाएगा, आईआईटी क्रैक करेंगे, फिर लगता नहीं मेरे से ये होगा नहीं, एक काम करते हैं, कुछ और करते हैं, बीटेक करते हैं। समझ आए मेरी बात की नहीं, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, हर एक चीज़ से सपना देते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अपना कैपेबिलिटी पता चलता है, लिमिटेशन पता चलता है, हर एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखते हैं कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, मुझे क्या करने का छूट है, मेरे पास कितना भाई इकोनॉमी का प्रॉब्लम किस तरह का है, उस बेसिस हम लोग पाथ को करते हैं कि हाँ मेरे लिए बेटर है, ये कर सकते हैं, मेहनत करके उस चीज को अचीव करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे क्या है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ बेसिस का, तो गेज जो होता है ना बहुत ही अप्रूव्ड बिहेवियर होता है, ये इसका पता नहीं क्या कर लेगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, सर इशू हो रहा ऑडियो बीच बीच में, इशू हो रहा क्या, सभी बच्चे मुझे प्लीज बताना आप लोग को कोई दिक्कत होगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद शिवम अगर दिक्कत होगा तो मुझे आप प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, है ना। एक रसी भी आई है शिवम, रसी भी बोल रही है यस सर, अंशुल भी बोल रही है यस, कभी कभी। अच्छा ठीक है, देखो मेरा बात समझना, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं और यहाँ से ब्रेक डाउन करके अभी मैं चाहूँ तो तुरंत शिफ्ट कर सकता हूँ यूट्यूब में, यूट्यूब में करेंगे पूरा स्मूथ चलेगा, है ना, पूरा स्मूथ चलेगा। लेकिन अगर इससे जो ब्रेक डाउन हो रहा उससे अगर समझने में दिक्कत हो रहा तो मैं अभी बताओ, मैं आप कॉल करके उसको कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप समझ सकते हो और अभी क्लियर है तो मैं रहने दूंगा, है ना, नहीं तो आप लोग बोलो क्या यूट्यूब में शिफ्ट कर दे या फिर चलने दे और एक बार देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी का स्टार्टिंग का 10-12 क्लास तो है ना, वो आपको पूरा ध्यान समझना पड़ेगा। थर्मल थर्मल को हल्के में बिल्कुल आप ले नहीं सकते हो। चलिए बताइए, क्या मैं कंटिन्यू करूँ या अभी भी दिक्कत हो रहा है, एक बार मुझे प्लीज़ कंफर्म करिएगा। नो, अभी नहीं दिक्कत हो रहा ना। अब अगर इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा कि समझ ही नहीं पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, है ना। क्लियर है सर, ओके, नो नीड, राइट, ओके, ऐसा लगेगा तो मुझे तुरंत बताइएगा। ओके ठीक है ठीक है, समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था क्यों, क्योंकि जैसे और एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे यू नो दैट कि भाई स्टेट ऑफ मैटर होता है, मैटर मैटर बोले तो पता है, मैटर को हिंदी से क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं लोग, पदार्थ, हाँ। और पदार्थ क्या होता है भाई, समझ आ रहा है सर, कंटिन्यू कीजिए, ओके ओके राम। तो पदार्थ यानी मैटर को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। वैसे आपका फोर्थ स्टेट भी होता है, फिफ्थ स्टेट भी होता है, आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा होता है और बॉस स्टेट होता है। लेकिन इन नॉर्मल वी नो दैट देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सॉलिड, सेकंड वन इज कॉल्ड लिक्विड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अच्छा ठीक है, सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल बहुत सामने सामने होता है, गैस में थोड़ा दूर होता है और गैस बहुत दूर होता है ना। यही अगर लड़का का बात करते हैं, 4 लड़का रूम में, मैंने एग्जांपल समझा था, 4 लड़का एक रूम में अगर चारों एकदम आराम से कुर्सी में बैठा हुआ एकदम सीधा देख रहा है, तो अगर कोई बोलेगा कि चारों लड़का के बारे में पता कर क्या, उन लोग ड्रेस कौन सा पहना हुआ है, उन लोग का आंख का कलर कैसा है, उन लोग कर क्या रहा है, बात क्या कर रहा है, आराम से आप देख के पता कर सकते हो कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब दूसरा में क्या कर रहा है, वही 4 बच्चा है, लेकिन क्या बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस में कोई चल फिर रहा, थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, जैसे लिक्विड थोड़ा बहता है ना, थोड़ा बहता है, इसका शेप एंड साइज जो फिक्स रहता है, लेकिन अगर मैं साइज का बात करूं तो चेंज होता रहता है। कंटेनर जैसा कंटेनर में रखोगे वैसा हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, लड़का मूव कर रहा है, मतलब एक लड़का उधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, तो आप देख के देखना चाहते हो, लेकिन वो इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आप देख लोगे, मेहनत कर लोगे। और जैसे मैं कहा लिक्विड में भी आ जाता है हाइड्रोस्टेटिक। एक टाइम ऐसा होता है जब पानी रुकता है, अब बोलेंगे सर अच्छा एग्जाम्पल बता दिए, जैसे पाइप होता है ना डियर, पाइप पे देखोगे, जैसे पाइप में अगर पानी बह रहा है ना, तो आप देखोगे ऊपर का पानी जो होता है ना वो बहुत ही स्पीड बहता है ना, ऊपर का पानी बहुत ही स्पीड बहता है। जैसे आप नीचे आते जाओगे ना, नीचे का लेयर ऐसा लगेगा ना कि जैसे बह ही नहीं रहा, एकदम लगेगा स्टेशनरी रुका हुआ है। आपको अगर नीचे का इतना पानी जा रहा है ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, एकदम सामने से ध्यान से देखोगे ना, कुछ गंदगी डाल दोगे, पत्ता डालोगे तो पत्ता लगेगा हाँ बह रहा, तब पता लगा अच्छा पानी बह रहा है, पता ही नहीं चलता है।
तो ऑलमोस्ट क्या था, वेलोसिटी उसका धीरे 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 आने लगा, ऑलमोस्ट रेस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि पानी की स्टेशनरी कंडीशन में आ सकता है, तो स्टडी करना ईजी हो जाता है। लेकिन भाई साहब ये जो गैस पार्टिकल है ना, ये समझ लो ऐसा बच्चे हैं जो एक उसके ऊपर कूद रहा है, इसके ऊपर कूद रहा है ना, कोई आपके ऊपर कूद के चल गया, जो देखने आया अरे रुको भाई उधर गया इधर गया इधर गया, है ना, छोटे बच्चे जैसा। तो इसके बारे में जानना बड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाया कि भाई गैस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बॉयलर में पानी को गर्म करते हो, इससे स्टीम बनाते हो, उसी स्टीम को टरबाइन में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो, है ना, बहुत यूज है। गैस से हम लोग जो गर्मी, जैसे घर में एसी चला रहे हो, रेफ्रिजरेटर चला रहे हो, रूम हीटर चला रहे हो, है ना, या फिर आपको गर्मी लग रहा है गैस से, आग से, वो तो सब आपका मीडियम हवा ही है, एयर है। उसके बारे में स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कितना स्पीड से आ रहा है, कितना डेंसिटी से आ रहा है, वो सब पे डिपेंड करता है कितना गर्म लग रहा है नहीं लग रहा है। तो यानी गैस का बिहेवियर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब यहाँ पे आ जाता है रोल क्या, कि भाई एक कोई ना कोई साइंटिस्ट होना चाहिए जो इसके बारे में बता लगाए कि गैस का नेचर आखिर है क्या, वो चाहता क्या है। तब यहाँ आया कौन, मैक्सवेल आया और बोल्ट्जमैन आया, और इन्होंने हमारा उद्धार कर दिया मैकेनिकल वाले स्टूडेंट का, या फिर बोल सकते हो इंजीनियरिंग का, क्योंकि सिर्फ मैकेनिकल नहीं, हर एक फील्ड में, अगर आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कंप्यूटर से, हर एक जगह भाई आपको भी तो गर्मी लगता है ना। आप अगर एसी में बैठ के काम करते हो तो आपको गर्मी लगेगा, है ना, ऑफिस में करते हो तो वहां पे हीट कर रहे, अरे भाई आज बड़ी गर्मी है, बहुत ही डेंस है आज, बहुत ही ह्यूमिडिटी है ना, उसमें तो ये सब क्या होता है, हीट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये दोनों का बहुत बड़ा रोल रहा, और इन लोगों ने स्टडी किया और ये पता चला कि ये भाई साहब जो गैसेस होता है ना, ये वही बात है कि बहुत ही बदमाश नेचर का होता है, यानी कि ऑलवेज मूव मोशन करता है, कभी भी रुका नहीं रहता है, ये ऑलवेज इन मोशन, हमेशा गति करेगा। ये क्या करेगा, हमेशा गति करते रहता है। ये बोला कौन, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन। ये कहलाता काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहाँ देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ बेसिकली मैटर था, लेकिन मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस आएगा, सॉलिड लिक्विड का स्टडी करना इजी है, गैस का टफ है, इसलिए दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में। ये पता चला, तो पहला ये पता चला। अब इसके अलावा सिर्फ यही यही दो साइंटिस्ट का योगदान नहीं है, और कुछ साइंटिस्ट का योगदान है, जैसे कि बॉयल्स लॉ, यानी कि बॉयल्स साइंटिस्ट का नाम है, उसी के नाम पे एक लॉ आया। ये भी स्टडी करके ये पता चला, मैं आपको बताया था कि अगर हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो मेरा जो वॉल्यूम होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। टेम्परेचर को अगर मैं कांस्टेंट लेके चलता हूं तो मेरा वॉल्यूम होगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। का क्या मतलब होता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा प्रेशर घटेगा। ये कहां से समझोगे, ये ऐसे समझो कि आप क्या करो, सिलेंडर के अंदर, या फिर समझ लो कि इस तरह से कुछ गैस है, बहुत अच्छा, बेलून में, बेलून जो आपको पता है ना, बेलून, बेलून में हवा भर लो, क्या भर दिया, हवा भर दिया। अच्छा ठीक है, आप समझना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। देखो स्टार्टिंग का 3-4 लेक्चर में जो मैं कल पढ़ाया हूँ थोड़ा रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, जो आप कल पढ़े हैं ना, फिर भी चीजें समझ में नहीं आ गई होता है ना, कुछ का समझ आया लेकिन कुछ का नहीं आएगा, और जिसका समझ आ गया है उसका रिवीजन हो रहा है। तो कभी भी देखो, जब तक, मैं याद रखना एक चीज को, मेरे बात को, जब तक आपका जॉब ना लग जाए, जब आपको यहाँ नहीं होता ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, उससे पहले कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं होना है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा आप कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मुझे श्योर है ना। मैं इतना जी जान अपना लगा देता हूँ पढ़ने में, कंटेंट देने में, कि बच्चा को पसंद ना आए, हो ही नहीं सकता कि मैं कूट कूट के आपको बोलता हूँ, एक एक स्टूडेंट को बोलता हूँ बताओ समझ नहीं आया तो बताओ, है ना। तो मैं ऐसा होगा ही नहीं कि समझ ना आएगा, अगर लाइव रहोगे। बाद में देखोगे उसका मुझे नहीं पता है, लाइव रहोगे तो 100% आप लोग का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं जाना है कि सर समझ आता चलिए आगे बढ़िए, है ना, ये नहीं मत करना। या टेस्ट में क्वेश्चन अच्छा लगने लगेगा तो बोला सर क्या क्वेश्चन लगा रहे, छोड़िए ना, सब आता है, ये मत करिएगा जब तक कि जॉब ना लग जाए। बहुत बारी ओवर कॉन्फिडेंट वाले बच्चा का जॉब नहीं निकलता है। तो आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना, ना बिलो कॉन्फिडेंट कि सर मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये मत समझो। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब पढ़े नहीं हो अच्छे से, या टीचर आपको ढंग से पढ़ाया नहीं है, या हो सकता है उस टीचर को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, समझाने वाले पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको बहुत अच्छा तरह से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। 7 साल से इन सभी सब्जेक्ट को मैं 10 बार पढ़ाता हूं, एक साल में अभी तक देखो, आप ही देख लो, इसी 2 महीना में इस सब्जेक्ट को मैं 2 बार पढ़ा चुका हूं आप लोग में। अब एसएससी जेई को पढ़ा रहा हूं, आरआरबी जी को पढ़ा रहा हूं, गेट का पढ़ा रहा हूं, तो मैं 10 बार पढ़ाता हूं ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, है ना। मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ये मैं वो स्टूडेंट को बता रहा हूं जो बच्चे कुछ न्यू भी हैं। मैंने कुछ मिस किया क्या, अंकिता कुछ नहीं मिस किए हैं, बस मैं कल जो पढ़ाया उसको रिवीजन करवा रहा हूँ, है ना, बस उसको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो कुछ मिस आप नहीं किए हैं, अगर आप कल देखे हैं तो उस चीज़ को बस मैं यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हमारे हमारे साथ न्यू ही जुड़ रहे हैं, तो मैं उन सबको थोड़ा सा बताते हुए चल रहा था, ठीक है। तो आप लोग को ये पता चला, तो मैं क्या कहा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये पता चला कि गैस जो होता है वो ऑलवेज मोशन में होता है। मैं क्या करा, एक बैलून लिया, मैं बॉयज लोग को समझा रहा था, बैलून में आपने क्या करा, गैस भरा, इस तरह गैस आपने भर दिया, ठीक है। सर थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दीजिए, क्या हो रहा है डियर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देते हैं। तो जब मैं बैलून में गैस भर देता हूं
और आप क्या करते हो, बेस घरे और उसको ना ऐसे छोटा करते जाओ जगह, मतलब आप हाथ में यहाँ मोड़े हुए हो, फिर इसको मोड़ते मोड़ते क्या करो, आप इतना छोटा कर दो, इतना कर दो, ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो। तो क्या धीरे धीरे इसका अंदर का क्या होगा, वॉल्यूम तो धीरे धीरे घटते जा रहा है। समझे, पढ़े इतना बड़ा बैलून था, फिर आपने क्या करा, एरिया को कम कर दिया, और बैलून अंदर में एयर वही है, तो क्या हुआ, वॉल्यूम घटते जा रहा है, जगह घटते जा रहा है, जगह घटते जा रहा है, जगह घटते रहा है, तो अंदर का डेंस ज्यादा हो रहा है, एयर का डेंसिटी ज्यादा हो रहा है। क्योंकि पहले क्या था, क्या बोले, टाइमिंग 9:30 से गई है क्या सर, 9:30 से हम लोग लाइव हुए हैं डियर, 9:30 से लाइव हुए हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, धीरे धीरे वॉल्यूम घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, लेकिन अंदर का प्रेशर बढ़ते हुए जा रहा है। क्योंकि पहले क्या था, पहले इतना एरिया में मान लो 10,000 पार्टिकल था, अब आप एरिया को घटा दिए, लेकिन है अभी भी 10 पार्टिकल। तो 10 पार्टिकल है, तो एयर पार्टिकल बहुत ही सामने सामने आ गया, और अब वॉल्यूम को कम कर दिया, लेकिन है अभी भी 10 एयर पार्टिकल, तो और अंदर का प्रेशर बढ़ गया कि अरे भाई, अब मतलब 60 के एक रूम में आप 10 बच्चा रखे हो, फिर उसी रूम में 20 बच्चा ठूस दिए, फिर उस रूम में 30 बच्चा ठूस दिए, है ना। तो आपने क्या करा, और समझो वॉल्यूम को भी घटा दे रहे हैं, उससे छोटा घर करते जा रहा और आदमी बढ़ाते जा रहा हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा कि वॉल्यूम घटते जा रहा है और प्रेशर बढ़ते जा रहा है। यही मेरा बोलता क्या है, बॉयल्स लॉ। लेकिन टेम्परेचर को रखना, ये मेरा बोलता है बॉयल्स लॉ। तो जब ये किया गया, ये क्यों किया गया, मैं कल समझाया था, तो हम लोग को ये पता चला था, ठीक है, ये मुझे पता चला था कि भाई साहब इसमें एक देखे थे कि मेरा हाई टेम्परेचर ले, तो मेरा रियल गैस होता ना, वो मेरा आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है हाई टेम्परेचर। मैंने जब ये लिया था प्रेशर, देखो ये प्रेशर है, और ये आपस में इन्वर्सली है, क्योंकि देखो जैसे जैसे प्रेशर घटते हुए जा रहा है, मान लो यहाँ 30 था तो यहाँ 20 होगा, यहाँ 10 पे देखो घट रहा, घटा प्रेशर, और यहाँ तो जैसे जैसे घटते जा रहा ना, वैसे वैसे बढ़ रहा है। जैसे 30 अगर इस पॉइंट पे, एक सेकंड, अगर मैं बोलूंगा इस पॉइंट पे 30 है, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कहीं मान लो 5 था, जब ये 20 आ गया तो वॉल्यूम बढ़ के 10 हो गया, फिर ये 10 आ गया तो वॉल्यूम बढ़ के 15 हो गया। तो जैसे जैसे प्रेशर घट रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं अलग अलग टेम्परेचर लेता हूँ, देखो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं यहाँ का टेम्परेचर T2 है, मतलब एक टेम्परेचर लिए, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, तो फिक्स कर दिए। अब वेरी नहीं हम लोग टेम्परेचर करा रहे हैं, लेकिन हाँ प्रेशर वॉल्यूम को वेरी करा रहे हैं, तो पता चला ये ग्राफ आया। जब हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा और बढ़ा के फिक्स कर दिए, फिर हम लोग टेम्परेचर वॉल्यूम को वेरी करा रहे हैं, तो ये ग्राफ आया, ये ग्राफ आया। ठीक है, हो गया ये आइडियल गैस का बात करें। आइडियल गैस बोले तो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ जो मुझे देता वो बाय लॉ देता। बाय लॉ बोले तो थ्योरी में जो कहता, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। थ्योरी और प्रैक्टिकल आप इस तरह समझ सकते हो कि थ्योरी मतलब होता, मान लिया जाता है कि जब आप बाइक खरीदते हो तो 60 का माइलेज देता है, लेकिन क्या रियल में कभी 60 का माइलेज देता है? वो बोलता है कि अगर आप 1 लीटर तेल डलवाते हो पेट्रोल तो 60 किलोमीटर चलेगा, लेकिन होता एक्चुअल में क्या, 50 चलेगा या 45 चलता, कभी भी वो ऐड नहीं होता। क्योंकि बाई लॉ, वो क्यों ऐसा बोलता है, क्योंकि होता है वो क्या करता है ना, इंजन बिल्कुल सया है, नया है, एकदम परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रहा है, एकदम आप सही इकोनॉमी में स्पीड सही चला रहे हो, स्मूथ रोड है, कोई खराब नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा ना होता है। रियल लाइफ में हो सकता है पेट्रोल आपका खराब है, उसकी वजह से परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, आप कच्चा सड़क में चला रहे हो, स्पीड चेंज कर रहे हो, है ना, इंजन धीरे धीरे पुराना हो जाता है, तो कभी भी वो परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो ये होता है बाय लॉ। बाय लॉ जो बुक में कहता है, लेकिन रियल में अलग होता है। तो ये हुआ बाय लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट करके देखे तो रियल गैस का बिहेवियर बहुत अलग मुझे देखने को मिला। कैसा है, जैसे अब जब मैं लो टेम्परेचर लेता हूं तो ये क्या करता है, चेंज हो रहा है। देखो ये मेरा अचानक ही चेंज हो जाता है। फिर जब टेम्परेचर जब हाई करने लगे ना, तब क्या देख रहे हैं कि रियल गैस और आइडियल गैस लेवल हो ना सेम आते जा रहा है। लेकिन जब बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया ना, तो दोनों आपस में चिपक गया, मतलब रियल गैस और आइडियल गैस एक बिहेव करने लगा, ब्लू और यानी कि रियल आइडियल एक जैसा कब होने लगा, जब टेम्परेचर हाई कर दिए। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ते जा रहा है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा, मेरा टी नॉट जो है ना, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो यही मैंने कहा, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। अब जो बच्चा न्यू होगा वो, एक सेकंड, क्या बोल रहा है कि सर ऑडियो प्रॉब्लम, अच्छा फिर से बीच में थोड़ा बहुत आ रहा है, बिल्कुल थोड़ा बीच में आया था लेकिन गायब हो गया। तो मैं क्या करा कि यहाँ पे देख सकते हो टी नॉट जो है ना, वो टी नॉट सबसे बड़ा टेम्परेचर है, T1 उससे कम टेम्परेचर है, T2 उससे कम टेम्परेचर है, मतलब ये आपका मिनिमम टेम्परेचर है और ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो जैसे ऊपर जा रहा है टेम्परेचर बढ़ते हुए जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर में क्या हुआ, और आइडियल और रियल गैस मिल गया, एक जैसा बिहेवियर दे दी। यही मुझे पता करना था, क्योंकि अभी हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, गैस के बारे में। तो पहला गैस के बारे में मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन बोला था कि हमेशा गति करते रहता है, और मुझे पता चला कि जब मैं हाई टेम्परेचर लेता हूं आइडियल रियल गैस एक जैसा होता है। अब यहां बोलेंगे सर जी आइडियल और रियल गैस में क्या अंतर होता है, जैसे मैंने भी कहा ना कि आइडियल ये आपका एफिशिएंसी बाइक का और रियल एफिशिएंसी में अलग अलग होता है। आइडियल एफिशिएंसी में अजम्पशन लिया जाता है, आइडियल में क्या होता है, अजम्पशन होता है, अजम्पशन।
अजम्पशन मतलब क्या होता है? अजम्पशन मतलब कुछ चीज़ों को पैरामीटर में ध्यान रख के उसको स्टडी करा जाता है। सर प्लीज़ ग्राफ को एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, समझना। मैं क्या कहा, मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये समझना, पहली बात समझना कि भाई ये रहा मेरा प्रेशर का है, दिस इज। सर जब आप राइट करते हो तब इशू होता है। अच्छा जब मैं लिखता हूँ तभी होता है क्या दिक्कत? अच्छा ठीक है, ये लास्ट है, अब आपको ना आप लोग का मैं यूट्यूब में ही लूँगा, है ना। अगर इतना दिक्कत है तो मैं कुछ क्लास यूट्यूब में ही लूँगा, ताकि इस तरह का दिक्कत ना हो आप लोग को, हाँ ठीक है। ठीक है, बट चीज़ों को समझो प्लीज़। प्लीज़ अगर ये सभी दिक्कत हो रहा है, मैं कल उसका इशू कर दूंगा। मैं यूट्यूब में ही आप लोग का लाइव क्लास लूँगा। अब 10:30 बज गया ना, अब इस समय पे अगर मैं 10 बज रहा, इस समय पे अगर मैं यूट्यूब में करवाता हूँ तो आप लोग बोलना, अगर ज़्यादा होता तो मैं करवा दूंगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। क्या बोल रखा है कि ये मेरा प्रेशर का है, ये प्रेशर का ग्राफ है और वॉल्यूम का ग्राफ है। और अभी हम लोग जस्ट क्या देखें कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना आपस में इन्वर्सली है। इन्वर्सली का मतलब एक अगर बढ़ा दूसरा घटा, है ना, एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा है। हम समझ आया, दोनों आपस में एकदम एंटी है। अगर वो बोल रहा है कि मैं खाऊंगा तो दूसरा बोल रहा मैं नहीं खाऊंगा, है ना। कोई बोलेगा मैं पढ़ाई करूंगा, वो बोलेगा नहीं मैं पढ़ूंगा ही नहीं, है ना। उस तरह का है। होता ना घर में एक बच्चा होता है जो बोला मैं बहुत पढ़ने का शौक है, बोलता मुझे पढ़ने बिल्कुल पसंद नहीं है। आपस में बिल्कुल उल्टा चलेगा। उल्टा मतलब क्या है कि अगर एक में प्रेशर बढ़ेगा दूसरा वॉल्यूम घटना चाहिए, इसलिए मैं ग्राफ ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं कहीं कहीं पॉइंट लेके चलूंगा, ये लेता हूं मैं पहला पॉइंट, ये लेता हूं दूसरा पॉइंट, ये लेता हूं तीसरा पॉइंट, ये लेता हूं चौथा पॉइंट, तो ध्यान दो पहला पॉइंट में मेरा प्रेशर क्या है, यहाँ पे P1 है, दूसरा पॉइंट में P2 है, तीसरा पॉइंट में P3 है। सर रियल गैस ट्रेजेक्टरी मस्ट बी ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ दी आइडियल गैस ट्रेजेक्टरी। ठीक है, आप देखो अभी ध्यान से देख लो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका P4 आ जाएगा। अब यहाँ वॉल्यूम देख लो, तो यहाँ आ जाएगा मेरा V1, यहाँ आ जाएगा मेरा V2, यहाँ आ जाएगा मेरा V3 और यहाँ आ जाएगा V4। और आप ये चीज पक्का जानते होंगे कि जैसे जैसे मैं इधर बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे वो मेरा बढ़ रहा है, मतलब V4 मेरा बहुत ज्यादा है, बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा। और P1 मेरा ज्यादा है, क्योंकि P1 ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ा, और उधर जाएंगे तो मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ध्यान दो, जब एक नंबर में था ना, जब ये एक पॉइंट पे था, एक पॉइंट में था, तो P1 मेरा पी था, बहुत ज्यादा प्रेशर था और वॉल्यूम बहुत ही कम था। लेकिन जैसे मैं P2 की ओर आ गया, दो पॉइंट में आ गया, तो प्रेशर मेरा घटा लेकिन वॉल्यूम बढ़ा। P3 आ गए तो प्रेशर और घटा और वॉल्यूम और बढ़ा। फिर P4 चल गए तो प्रेशर और घटा और वॉल्यूम और बढ़ा। तो आपस में एंटी है ना, तो बिल्कुल मैं सही ग्राफ बनाया हूँ, है ना। पीवी डायग्राम बिल्कुल ये बॉयल्स लॉ को 100% मेरा बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये अगर फॉलो कर रहा तो मैंने ये क्या बनाया, लेट सपोज यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के चले हैं, तो समझ लो कि यहाँ पे जो भी ये प्रेशर और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर में क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर में, टेम्परेचर फिक्स है हम लोग। और वो टेम्परेचर सपोज कर लो कि ये मेरा है T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर मान लिया, है ना। अगर मैं सेम इसी तरह और एक ग्राफ लेता हूं तो यहाँ पे और एक आ जाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ाते चलते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दिया तो T1 टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये ग्राफ आया। फिर बढ़ा दूंगा टेम्परेचर तो तीनों में और बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर मान लेते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर है, इन तीनों में मैक्सिमम है, यहाँ ग्राफ आया। ये किसके लिए, ये बाय लॉ है, जो हम लोग का आइडियल बोलता है। क्योंकि आइडियल क्या बोलता है कि मेरा इनवर्सली, जो बिल्कुल इनवर्सली है, यानी कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया किस बना है, बाय लॉ से बना है, बाय लॉ बना है, ठीक है। ऑडियो प्रॉब्लम सर, अरे ज्यादा दिक्कत हो रहा है ना आप लोग को। एक काम करते हैं, मैं यूट्यूब में शिफ्ट करूं, मैं यूट्यूब में शिफ्ट करूं, एक बार बोलिए, मैं कॉल करता हूं सर को, है ना, टेक्निकल टीम को मैं तुरंत लगाने बोलता हूं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट में करवाता हूं, ठीक है। यहीं से मिलूंगा, ठीक है, ओके। जस्ट अ मिनट, मैं तुरंत अभी आप लोग को करवा दे रहा हूं, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आप लोग आइए विद इन में 1 मिनट, जैसे अगर सर का कॉल लग जाए बस खाली। नहीं नहीं, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैं क्लास लिया, 2 घंटा का क्लास हुआ आप लोग का, फर्स्ट बैच का, चाने के बैच में कोई दिक्कत नहीं हुआ, है ना। अगर ऐसा का तो अगर होगा तो पूरा में दिक्कत होगा, बीच बीच में नहीं दिक्कत होगा। ये ड्यू टू सम नेटवर्क इशू के चलते ही हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अभी भी बहुत बारिश वगैरह हो रहा है बाहर में ना, बारिश में बहुत बहुत हो रहा है, बहुत हवा वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है नेट का। और बाकी अगर आप नेट का स्पीड का बात करोगे तो बहुत अच्छा स्पीड है ना, 300 Mbps का, 300 का, तो वो भी बिल्कुल इशू नहीं होगा। मैं तुरंत आप लोग का करवाता हूँ, तुरंत लिंक देवा आ जाएगा। और तुरंत मैं क्या करूँगा, ऐप में आपका शेयर हो जाएगा, आप तुरंत ज्वाइन हो जाना।
जब मैं कुछ लिखता हूँ तभी। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि नेटवर्क फ्लक्चुएशन बहुत हो रहा है। एक्चुअली क्या ना, कल से बहुत बारिश हो रहा है ना, कल से काफ़ी बारिश और काफ़ी हवा वगैरह चल रहा है। तो इस केस में क्या होता है, जियो फाइबर का केबल है ना ये सभी, तो जियो फाइबर का केबल जो होता है मे बी माइट बी सम ड्यू टू इस सब के चलते फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है समटाइम। अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि अभी जस्ट क्लास ये 2 घंटा का, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आप लोग वेट करो, अभी जस्ट में लिंक मिलता है, मैं वहाँ पर लाइव जाऊँगा। अभी ऑडियो क्लियर है ना, अभी ऑडियो क्लियर है, तो इस टॉपिक को थोड़ा मैं कर ही देता हूँ। तो क्या मैं बोल रहा था, ऐसे जा रहा था मेरा आइडियल का, बाय लॉ गया, लॉ बोले तो आइडियल। तो जब मैं रियल का बात करता हूँ ना, तो रियल में क्या देखने को मिलता है, यहाँ तो बहुत दूर दूर दिखता है, जैसे जैसे पास जाता है ना, उठते जाता और हाई टेम्परेचर दोनों आपस में चिपक जाता है। मतलब हाई टेम्परेचर आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करता है। अब बात करेंगे सर आइडियल और रियल में क्या अंतर है, जिसमें कहा ना, रियल गैस होता है वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग करते हैं, और आइडियल गैस में कुछ अजम्पशन लेते हैं। क्या कुछ अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन जैसे आप ये एग्जाम को अप्लाई किए हो, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, इसके लिए आपका इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, है ना। उसी तरह से आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे, उसके लिए कुछ कुछ होता है पैरामीटर कि ये होना चाहिए, आज इस बैकग्राउंड सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या टेक्निकल में आपका होना चाहिए बीटेक डिप्लोमा, समझ आया। रियल गैस होता है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल जाता है जब हाई टेम्परेचर में हम लोग देखते हैं। ये कौन कहलाया, ये बताया मेरा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ मेरा गैस को समझने में इजी हो गया, ठीक है। नहीं अच्छा, जब मैं स्लो बोलता हूं तो दिक्कत नहीं होती है। तो बॉयल्स लॉ क्या बोला, बॉयल्स लॉ ये बोला कि जब जब बॉयल्स लॉ क्या बोला, बॉयल्स लॉ ये बोला कि जब आप हाई टेम्परेचर में, जब आप हाई टेम्परेचर में क्या करते हो, हाई टेम्परेचर में रियल और आइडियल गैस को देखते हो तो दोनों एक जैसा लगता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब जैसा रियल में बिहेवियर शो करता है मेरा, उसी तरह आइडियल में भी शो होता है। चलिए, आप लोग का लिंक आ चुका है, तो आप अपना ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। आप लोग को लिंक मिल गया होगा, और मैं भी आप लोग को व्हाट्सअप में दे देता हूँ, है ना। तो आप लोग जुड़िए। चलिए आ गए हम लोग लाइव। मेरा ऑडियो वीडियो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हेलो 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 हेलो। 11 जुड़ गए हैं, ठीक है, ओके। 11 बच्चे जुड़े हैं, और कितना गए हैं? मेरे हम लोग शायद 25 बच्चे लाइव थे वहाँ पे ऐप में ना, ऐप में 25 बच्चे, और यहाँ पे अभी मात्र 11 ही हैं। मतलब अभी सर स्टार्ट करिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं डियर, ठीक है। देखो मैं तुरंत बोला था ज्वाइन करने के लिए, अच्छा चलो तुरंत ही यहाँ पे 17 बच्चे हो गए, है ना। चलो ठीक है, 11 से 17 हो गए, स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, आपको बता रहा था आपके बॉयस लॉ के बारे में। बॉयस लॉ को मैं दिखा रहा था कि कैसे ये चीज़ मेरा होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए ना कि जब हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा बिहेवियर करता है, एक जैसा। सर आज ये थर्मो की पहली क्लास ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड क्लास ही है, लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे न्यू जुड़े हैं आज, है ना, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूँ। क्लियर? ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास हो चुका है, फर्स्ट क्लास हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास में और बहुत सारी चीज़ों में बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जरूर फर्स्ट क्लास आप लोग देख लीजिएगा, जो बच्चा सोच रहा है कि ये पहली क्लास है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एट हाई टेम्परेचर रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। ये हो गया मेरा क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मेरा बताया गैस बिहेवियर के बारे में, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस भी बताया था। अब और एक मेरा लॉ दिया गया चार्ल्स के द्वारा। चार्ल्स भी एक अलग साइंटिस्ट है। ये क्या बताया, ये सेम चीज बताता है। ये मेरा बताता कि ये भी हाई टेम्परेचर में, मतलब देखो सबको एक्सपेरिमेंट कर रखे, देख रहा कि क्या मेरा सच में ऐसा होता है कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस और आइडियल गैस बिहेव एक जैसा करता है। तो ये भी सेम चीज को प्रूव किया कि जब हाई टेम्परेचर में, उच्च ताप में जब हम लोग देखते हैं ना रियल गैस को और आइडियल गैस को, तो दोनों आपस में एक जैसा बिहेवियर शो करता है। अब ये क्या बोलता है समझ लो, यहाँ पे ये क्या बोलता है मेरा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ मेरा ये बोलता है कि जब मैं कांस्टेंट प्रेशर लेके चलता हूं, जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं, प्रेशर को जब मैं कांस्टेंट रखता हूं, तो वॉल्यूम जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी कि प्रेशर को आप कांस्टेंट लेके चलो। देखो इससे पहले क्या था कि हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चले थे, है ना, और मेरा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में चेंज हो रहा था। तीन चीज हमेशा देखना गैस के बारे में डिस्कस किया जाएगा, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
तो यहाँ पे एक चीज को कांस्टेंट अगर कर देगा तो बाकी दो चीज में वेरी करेगा। तो यहाँ पे मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट था तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में चेंज हो रहा था। यहाँ पे क्या करा गया वीपीटी में, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए हैं, यहाँ प्रेशर को ले लिए हैं, है ना। वीपीटी में क्या ले लिए इस बारी, प्रेशर को कांस्टेंट ले लिए, तो इस बारी चेंज किसके किसके बीच होगा, प्रेशर और आपके टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो ये बोलता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलेंगे तो मेरा वॉल्यूम जो होगा ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली का मतलब कि वॉल्यूम जितना बढ़ेगा टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा। मतलब एक इंसान जो सोच रहा है वो इतना ही सोचेगा। अगर ये 10 से बढ़ेगा तो ये भी 10 से बढ़ेगा, ये 10 से घटेगा तो ये भी 10 से घटेगा, ये 15 से घटा तो ये 15 से घटा। जितना से पहला घटेगा या बढ़ेगा दूसरा भी उतना ही से बढ़ेगा या घटेगा। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल। अब ये क्या बोला, इसको कैसे प्रैक्टिकल समझेंगे सर, तो फिर से बैलून वाला ले लो। बैलून में इस बार क्या करें हैं कि बैलून आप यहां से भरे हो, ठीक है, आप यहाँ पे एयर फूकते जा रहे हो और बैलून बड़ा होते जा रहा है। तो बैलून का जैसे जैसे आप हवा देते जा रहे हो वो हवा भरते जा रहा, बड़ा होते जा रहा है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम बढ़ रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे बताओ, जैसे आप ब्लो करते जा रहे हो, फूकते जा रहे हो, आपका हवा एयर जो एयर पार्टिकल हमेशा मोशन करते रहता है। ये तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, जो कि आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोला कि हवा जो होता है, गैस जो होता है, वो ऑलवेज मोशन में होता है। तो जब आप गैस फूक रहे हो आपके उसके अंदर गैस बैलून के अंदर, तो गैस पार्टिकल आपस में टकरा रहा। तो जब आपस में जो चीज टकराएगा तो वहां का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, तो वहां पे इंक्रीज होते जाएगा। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि लेकिन आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ता है, टकरा रहा है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, प्रेशर को आपको कांस्टेंट मान के चलना है। अब देखो कोई बच्चा मेरे से ये पूछेगा कि सर जी जब मैं फूकूंगा और प्रेशर आपस में टकराएगा, है ना, मतलब आपका गैस पार्टिकल टकराएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना सर। बिल्कुल सही बात, आप गलत नहीं बोल रहे हो। और सिमिलरली अगर बात करेंगे हम लोग इस केस में बॉयल्स वाले में, बॉयल्स क्या बोलता है मेरा, बॉयल्स ये बोलता है कि अगर हम लोग वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, है ना, तो मेरा प्रेशर क्या हो रहा, घटेगा। जैसे वॉल्यूम को आप क्या करो, बढ़ाओ तो प्रेशर घटेगा। फिर समझ लो कि वॉल्यूम को घटा रहे, दबाते जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर घटेगा। लेकिन टेम्परेचर कहीं ना कहीं अगर प्रेशर मेरा बढ़ रहा है वॉल्यूम घटाने से, तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। जैसे कुकर प्रेशर, मेरा बात समझ आए, आप मेरा काम करो, आप मेरा हाथ को दबा रहे हो, है ना, दबा रहे, प्रेशर करो, तो ध्यान दो मेरा प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम घटा। वॉल्यूम मतलब हाथ मेरा इतना फैला हुआ था, खून अभी चारों में जा रहा है ना, अब उसको दबा दिए तो वॉल्यूम घटा ना, वॉल्यूम घटा लेकिन प्रेशर बढ़ा। लेकिन प्रेशर बढ़ने से आप दबा, हाथ को अपना दबा के देखो, आपको गर्मी भी लगेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये सब बात किया गया बाय लॉ, मतलब आइडियल लेके चल रहे हैं। ये भी आइडियल है और ये भी आपका आइडियल है, ये भी आइडियल ही बात करें, कोई रियल नहीं है। रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। आप बोलेंगे सर क्यों आइडियल हम लोग लेके चलते हैं, स्टडी करने के लिए, इजी करने के लिए। हम चाहते हैं कि प्रेशर को चेंज नहीं करके अगर देखते हैं क्या हो रहा है, ताकि उससे अलग अलग पैरामीटर से पता चलता है चीज़ों के बारे में, अलग अलग पैरामीटर के बारे में चीज़ों का पता चलता कि अच्छा काम करता है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर वो वेरी करते रहेगा ना तो स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा और हमको सही चीज़ मिल नहीं पाएगा। क्लियर, ये मान के हम लोग चलते हैं। समझ आए मेरी बात की नहीं। जैसे मान लो गाड़ी का माइलेज, जैसे बोला जाता है 60 किलोमीटर पर माइलेज देता, 60 किलोमीटर पर आवर देता, हर एक किलोमीटर, हर एक घंटा में 60 किलोमीटर चल जाएगा, ये मान के चला जा रहा है। या फिर पर लीटर कहा जाता है, आर नहीं, पर आर में बोल रहा हूँ, है ना, पर लीटर क्या बोल रहा है कि 60 किलोमीटर पर लीटर चलता है। ये आइडियल मान के चला जाता है, क्योंकि एक्चुअल में कहा जाए तो हो सकता है आप खराब आपका रोड है तो घट जाएगा। पेट्रोल मान लिया आपने सही पेट्रोल नहीं डलवाया, है ना, मैं आगे चलकर जब मैं आपको बताऊंगा तब पता है ये ऑक्टेन नंबर से डिसाइड होता है, सीनेट नंबर से, कि पेट्रोल मेरा अच्छा है या खराब है ना। तो उन सबको आइडियल मान के चला जाता है कि बेस्ट पेट्रोल, बेस्ट रोड, है ना, बेस्ट माइलेज, बेस्ट इकोनॉमी, ज़्यादा स्पीड नहीं, कम स्पीड नहीं, एकदम माइलेज, हर एक चीज़ को ध्यान में रखता भी ये माइलेज मुझे मिलता है। रियल में ऐसा तो होता नहीं। तो दैट्स वाई ये सभी आइडियल बात करा गया बाय लॉ। इसलिए हर जगह देखो यहाँ पे बाय लॉ में लिखा हूँ, बाय लॉ लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, बाय लॉ। एक्सपेरिमेंट बहुत अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं कि सर यही होता, नहीं, बाय लॉ है ना। समझ आई मेरी बात की नहीं। तो जब ये भी पता चला, इतना पता चला, तो मुझे फिर से पता चला कि ये रहा मेरा क्या, अब देखो यहाँ पे क्या रहा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों मेरा कैसा है, प्रोपोर्शनल, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब देखो अगर मैं ग्राफ इसका ड्रॉ करूँ पी एंड टी के डायग्राम में, देखो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो एक तरफ वॉल्यूम मैंने ले लिया, एक तरफ टेम्परेचर मैंने ले लिया, और ये देखो एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा है, स्ट्रेट। क्यों, क्योंकि देखो एक पॉइंट हम लोग लेते हैं कहीं भी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यहाँ पे तीसरा पॉइंट, यहाँ पे चौथा पॉइंट, आप कहीं भी ड्रॉ करो। सपोज करो यहाँ पे अपना देख लो, ये आपका है 1 2 3 4 पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे आपका 1 2 3 4 पॉइंट ले लिया। अगर मान लेते हैं आपका टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, है ना, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, और इधर मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मान लो कुछ भी वॉल्यूम 10 हो रहा, 20 हो रहा, 30 हो रहा, 40 में
मीटर क्यूब में चेंज हो रहा है। तो जब ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 तो ये भी 20, ये 30 तो ये भी 30, ये 40 तो ये भी 40, यानी कि देखो जैसे जैसे बढ़ रहा है भी ऐसे ऐसे भी बढ़ रहा है। तो बिल्कुल सही बोला कि हाँ बिल्कुल प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये जैसे बढ़ेगा वॉल्यूम वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग देखें कि मेरा आइडियल बाय लो कौन सा का था, बाय तो लो तो अभी जस्ट प्रूव किए स्ट्रेट लाइन जा रहा है, लेकिन जब रियल में चेक किए ना तो रियल में क्या होता है, रियल में आपका ऐसा ग्राफ मिलता है। पहले तो बहुत दूर था, देखो ये आपस में बहुत दूर था, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ना ये आपस में टच हो गया। ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा ना, ये बढ़ा टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, इस पॉइंट पे जाकर सटा। तो ये काफी हाई टेम्परेचर है, देखो धीरे धीरे टेम्परेचर मेरा बढ़ते जा रहा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते गया ना, हाई टेम्परेचर में जाके आइडियल और रियल गैस मिल गया। लेकिन पहले बहुत अंतर था, जैसे पहले भी ये बोला था, देखो यहाँ पे कितना रियल और आइडियल के बीच में अंतर है, यहाँ थोड़ा सा और अंतर कम था, यहाँ पूरी तरह से बहुत ही कम अंतर है, आगे जाएगा तो और सट जाएगा। तो यहाँ से ये समझ आया कि ये भी चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग भी मेरा रियल गैस और आइडियल गैस हाई टेम्परेचर में एक जैसा बिहेवियर होता है। रियल बोले तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा, और आइडियल बोले तो बाय लॉ के द्वारा, और ये बाय लॉ देता है। बाकी ये मैंने एक प्रोसेस के लिए लिख दिया है कि v बाई टी, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते, दुनिया में किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे ना तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट जुड़ जाएगा, मान लो c जुड़ गया, ct, तो मैं बोल सकता हूँ v डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो v डिवाइड बाई कॉन्स्टेंट, c बोले तो कॉन्स्टेंट। तो ये एक प्रोसेस के लिए अगर लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा v1 बाई t1 इक्वल टू v2 बाई t2। अब बोलेंगे सर प्रोसेस माने क्या होता है? प्रोसेस मतलब होता है कि कोई चीज अगर अभी इस कंडीशन में इस स्टेट में है, उसका टेम्परेचर ये है, उसका वॉल्यूम ये है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो चेंज हो गया टेम्परेचर, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वो कहलाता है एक प्रोसेस। समझ आया? जैसे कि मैं बोलूंगा कि 2023 में अभी आप 20,000 रुपया कमा रहे हो, मान लो कहीं जॉब करो 20K कमा रहे हो, तो बताइए अगर मैं 2024 ले जाता हूं तो बताइए, और 24 में मैं बोलता हूं इनकम बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं मेरा रुपीज बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस हो गया एक दो पॉइंट के बीच में। यहाँ पे क्या किया जाता है कि सपोज किया जाता है कि मेरा कोई गैस है जिसका वॉल्यूम मान लो 200 ml का है और उसको 10 डिग्री सेल्सियस में रखा गया है, तो अगर उसका मैं टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो कितना चेंज हुआ? तो वो कहलाएगा प्रोसेस। एक से लेकर दो के बीच में कुछ चेंज हुआ, तो इस पॉइंट पे प्रेशर वॉल्यूम ये है, तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या होगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी मैंने कहा था, इस बॉयल्स में भी कहा था। फॉर अ प्रोसेस देख लो, ये क्या था मेरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इनवर्सली था। फिर यहाँ पे कांस्टेंट लगेगा, जब प्रोपोर्शनल हटेगा मतलब v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट जुड़ गया है ना, डिवाइड बाई p। तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या, वी पी इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हो गया एक के लिए। प्रोसेस के लिए क्या लिखेंगे, v1p1 इक्वल टू v2p2। मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस गैस का प्रेशर p1 था और वॉल्यूम v1 था, और बाद में जब उसका v1 चेंज हो गया, फिर वॉल्यूम चेंज कर देंगे तो वैसा होता है, प्रेशर भी चेंज हो जाता है। अच्छा, और एक बेसिक चीज, सर दोनों को इक्वल क्यों लिखते हो? दोनों को इक्वल इसलिए लिखते हैं क्योंकि दुनिया में एक लॉ होता है जो हर जगह लागू होता है। एवरेस्ट में रहो, मून में रहो, क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो, जो भी ब्रह्मांड का एनर्जी है ना बिगाड़ सकते हो, बस आप चेंज कर सकते हो। तो बोलेंगे सर जी मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से है? आप खाना खाते हो ना, वो खाना जो खाए ना उसका एनर्जी आपको मिला। समझ आया? आपने कोई काम कैसे करा, उस एनर्जी को आपने वर्क डन करा, इसलिए वो काम मिला। ठीक है, पानी से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। तो पानी में था एक स्टैटिक एनर्जी, हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी, उसका आपने यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा। समझ आए? तो एनर्जी का बस ट्रांसफर करते हैं। एनर्जी का कभी भी हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना बना सकते, ना बिगाड़ सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड का एनर्जी हम लोग का एकदम कॉन्स्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे ये चीज लागू हुआ कि v1p1 इक्वल टू v2p2। मतलब कि यहाँ पे आपका जो भी v1 और p1 है जितना होगा, मान लो ये दोनों मिला के 20 होगा, तो इज इक्वल टू मेरा v2p2 भी vc होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जब पहला बारी में जो वॉल्यूम मेरा था, सपोज करो वॉल्यूम मेरा ज्यादा था, ज्यादा हवा था, है ना, तो वॉल्यूम मान लो मेरा 10 आपका 15 था, और प्रेशर मेरा कम प्रेशर था, कि वॉल्यूम ज्यादा अगर एरिया में आराम से मूव करेगा तो वॉल्यूम कम रहेगा, है ना। ये समझ लो कि हवा को जैसे गैस सिलेंडर में गैस डालते हैं ना, वो समझ लो एक बड़ा सा रूम में, चेंबर में, बड़ा रूम में आराम से घूम रहा है, तो वहां का प्रेशर कम होगा, तो कुल मिला के 15 और 5 20 हो गया। लेकिन अब क्या करोगे ना, आप उसको सिलेंडर के अंदर रखना चाहते हो, यानी कि वॉल्यूम को आप क्या करोगे, बढ़ा दोगे, और वॉल्यूम को आप समझो और वॉल्यूम को बढ़ा दोगे, तो प्रेशर वहां पे, यानी कि वॉल्यूम को घटाओगे, सॉरी वॉल्यूम को छोटा जगह में तो घटाओगे, तो आप सिलेंडर के अंदर डालोगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। पहले बहुत बड़ा रूम जैसा था, अब एक सिलेंडर के अंदर रखोगे तो वॉल्यूम आपने घटा के 5 कर दिया सपोज, तो अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर एक छोटा जगह में तो मोलिक्यूल्स काफी मूव करेगा और बार बार टकरा के बाहर निकालो बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि ऑलवेज इन मोशन। हम लोग देखिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन बोला था कि गैस हमेशा मोशन में रहता है, तो ज्यादा मोशन करने लगेगा, छोटा जगह ना, नहीं बोला बाहर निकालो मुझे, प्लीज बाहर निकालो मुझे, एकदम पूरा गर्मी लग रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर हो जाएगा 15। लेकिन हाँ, कुल मिला के यहाँ भी बीसी होगा, क्योंकि जो एनर्जी था गैस का वही रहने वाला, कभी भी ना तो बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो।
कोई भी जो इंजन होता है जो आपका काम करता है, वर्क डन देता है, वो हम लोग फ्यूल देते हैं, उसके अंदर केमिकल एनर्जी रहता है, हाइड्रो कार्बन बेस्ड केमिकल फ्यूल रहता है, उसके अंदर केमिकल एनर्जी रहता है। वो केमिकल एनर्जी हम लोग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी दुनिया का आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो मारते रहो, आपको थक जाओगे, आपका एनर्जी वहां पे गया, वही एनर्जी उसका गाल लाल कर दिया, उतना एनर्जी गया तो लाल कर गया, उसको एनर्जी मिल गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, फूल गया, है ना। समझिए मेरी बात की नहीं। तो याद रखना, एनर्जी नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ओनली क्रिएटेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसलिए यहाँ जितना एनर्जी रहेगा वहाँ सेम चीजें हैं, हर जगह हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी सेम हम लोग बात किए कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2। तो ये दो, और दोनों क्या बताया है कि हाई टेम्परेचर में रियल गैस आइडियल गैस एक जैसा बिहेव करता है। तो गैस के बारे में और कुछ पता चला, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब बारी आता है और एक एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो क्या बोलता है कि अगर दो मेरा सिलेंडर है और दोनों में कोई अलग अलग गैस है, एक में हाइड्रोजन है एक में ऑक्सीजन है, और दोनों में अगर मेरा सेम गैस है, सेम यूनिट का, जैसे कि ये अगर 50 ml का गैस है, ये भी अगर 50 ml का गैस है, और दोनों का प्रेशर सेम है, अगर ये जिस प्रेशर में ये भी उसी सेम प्रेशर में है, तो ये दोनों का प्रेशर भी सेम है और दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा। क्लियर मेरे बात, क्या समझे। ये मेरे पास एक क्या है, समझ लो मेरे पास एक परफ्यूम है ना, ये सिगरेट का ये लेडीज परफ्यूम है, ठीक है, मैं समझाने के लिए आप लोग ले आया हूँ। अब इसके अंदर हम लोग को ये देखना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मतलब क्या है, देखो यहां से मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, अगर आप लोग को ये चीज दिखेगा तो देखो लिख रहा हूं, ठीक है, ये जो मेरा निकला ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ज्यादा आ गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना ये मुझे जानना है। तो मैं बोलूंगा अगर इसके अंदर भी 100 ml का है और दूसरा परफ्यूम में भी 100 ml का है, और दोनों में प्रेशर और टेम्परेचर में एक जैसा भरा गया है, एक टेम्परेचर में इसको भरा गया, एक प्रेशर में इसको भरा गया, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी छू के देखो ठंडा लगता है ना, तो सेम टेम्परेचर प्रेशर में डाला जाता है। ऐसा नहीं एक परफ्यूम ठंडा लग रहा है ज्यादा, एक गर्म लग रहा नहीं, सेम प्रेशर टेम्परेचर में है और दोनों में सेम ml का भी गैस है, और ये मान के चलते हैं कि दोनों अलग अलग गैस भी अगर होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। बोले यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल होगा, मान लो करोड़ों मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा हाई प्रेशर में डाला गया, तो उसमें भी सेम ही रहने वाला है। ये मेरा कहलाता कौन है, इफिशियंसी को क्या बोलेंगे फिर सर, इफिशियंसी को क्या बोलेंगे, मतलब डियर इफिशियंसी क्या होता है कि जो आप दे रहे हो इनपुट, सप्लाई करो, उससे कितना आउटपुट मिल रहा है। देखो इफिशियंसी हम लोग क्या निकालते हैं, वर्क इनपुट, ठीक है, वर्क आउटपुट और डिवाइड बाय हीट इनपुट। हीट दे के हम लोग काम करवाते हैं। तो मैं आपने कितना दिया, जैसे आपने 10 रुपया दिया, तो क्या 10 रुपया दे के आप 10 रुपये का यूज कर पा रहे हो। आप 10 रुपये का मान लो केला खरीदे, लेकिन केला में छिलका भी तो होता है, तो आप 10 रुपये का 8 रुपये यूज कर पाते हो, कहीं ना कहीं 2 रुपये छिलका में बर्बाद हो जाता है। आप सब्जी लाते हो घर में, तो क्या आप मान लो 50 रुपये का सब्जी लेके आते हो, 50 रुपये बन जाएगा, नहीं, उसमें बहुत सारी चीजों को आप हटाते हो, तो वहां पे आप क्या 100% यूज किए, नहीं कर पाए, नहीं यूज कर पाए ना। आप जाते कोई रेस्टोरेंट में खाना खाते हो 1000 रुपया का, तो क्या 1000 रुपया का पूरा यूज किए, आपने जो बिल पे किया ना, वो वहां पे बैठे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, मतलब 100% कभी आउटपुट नहीं बोलता, उसको बोला जाता है इफिशियंसी। कितना एफिशिएंट है कोई इंजन, कि जितना हम फ्यूल दे रहे क्या उतना मुझे यूज कर पा रहा, नहीं, फ्रिक्शन लॉस के चलते आपका लॉस कुछ हो जाता है, कुछ कंबसन नहीं हो पाता, वो फ्यूल बर्बाद हो जाता है, कुछ धुआं के साथ निकल जाता है, समझ आया, मतलब वेस्ट होता है। तो वो इफिशियंसी होता है, आउटपुट कितना मिल रहा है, कितना मुझे दे रहा है। आप दुकान में लगा रहे 100 रुपया का, उससे मुझे ज्यादा मिल रहा है तो आउटपुट अच्छा मिल रहा है, अगर कम मिला तो वो बताया जाता है, समझ आए। तो इफिशियंसी अलग चीज है, इफिशियंसी कितना मुझे मिल रहा है, कितना हम लोग दे रहे हैं उससे कितना मिल रहा है, तो समझ आया। क्या बोल रहे हैं शिवम फिर से, तो वहां पर मास, हाँ बिल्कुल वहां पे भी एकदम रहता है, मास कंजर्वेशन वहां भी लागू होता है, आप समझे नहीं, वो लॉस होता है। जैसे मैं आपको, देखो अभी आप बहुत आगे चल जा रहे हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये समझना, दिस इज योर हीट इनपुट, ये हम लोग हीट इनपुट दिए, क्या दिए, हीट इनपुट दिए। आपने यहाँ पे हीट इनपुट किया, हीट इनपुट से वर्क डन कराते हैं। जैसे मान लो समझो आपने बाइक में पेट्रोल डाला, चलो आपको समझना है, समझो आपने बाइक में पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद अंदर में क्या होता है, कंबसन होता है, वहां पे जलता है, और जलने के बाद आपका करंट चलता है, जिससे आपको वर्क डन होता है, आप दूरी तय करते हो, और आपने 10 किलोमीटर चला या 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर चला, तो आपने हीट इनपुट दिया और उससे आपको मिला क्या, वर्क डन मिला। लेकिन 100% अगर आपके 10 किलो जूल का आपने हीट दिया, तो हो सकता है आपको 8 का 10 का या 7 का किलो जूल का मिलेगा, तो लॉस हुआ। लॉस क्या है, ये इंटरनल एनर्जी होता है, ये इंटरनल एनर्जी 3 का होगा, अगर ये 8 का होगा तो ये 2 का होगा। तो यहां देखो ये 10 बराबर ये भी 10 होगा, 7 3 10, यहां भी एनर्जी। जब मैं आपको बोला कि यूनिवर्सल होता है, तो यूनिवर्सल तो ऐसा मतलब होता है एक लॉ नहीं, दुनिया में कहीं भी कुछ भी चीज में ये सेम लागू करेगा, चाहे केमिस्ट्री रहे, फिजिक्स रहे, कोई भी चीज रहे, जहां एनर्जी की बात किया जाएगा वो सेम ही होगा। कोई बॉल को आप ऊपर से गिराते हो, एक 3 तल्ला मकान से जब आप गिराते हो, तो जैसे ऊपर आते रहता है, और ऊपर में कोई अगर इंसान खड़ा है तो उसको जोर का चोट लगता है, ऐसा क्यों होता है। लेकिन वही अगर आप 4 तल्ला से गिरा रहे हो, वहीं पे कोई खड़ा है और सिर में से आप गिरा तो अपने ऊपर रखो, नहीं चोट लगेगा। लेकिन वही चीज को अगर दूर से गिराएंगे ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर होता है काइनेटिक एनर्जी भी
और इसके अंदर होता है पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल मतलब स्थिति के चलते जो उसको ऊर्जा, उसको बोलते हैं स्थित ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक मतलब होता है गतित ऊर्जा। गतित बोले तो हाफ mv², यानी कि इसके वेलोसिटी के चलते। तो अभी काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, क्योंकि रुका हुआ है ना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी होता है मैक्सिमम, इसीलिए नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे ट्रेवल करते आता है ना, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये बढ़ने लगता है और पोटेंशियल एनर्जी घटने लगता है। लेकिन यहाँ भी कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करता है। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे सर जी वेलोसिटी बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, पोटेंशियल जीरो होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे ये कम होता है, ये बढ़ते जाता है। अगर मान लो यहाँ पे 20 है तो 20 है मेरा क्या, पोटेंशियल एनर्जी 20 है और काइनेटिक जीरो है। तो जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा मेरा 5 और ये हो जाएगा 15। फिर नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगा और ये बढ़ के हो जाएगा मान लो 10, तो ये हो जाएगा मेरा मान लो 10। जैसे जैसे नीचे आ जाता है, जहां पे मैक्सिमम चोट लगता है, वहां पे लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो के आसपास हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 20 के आसपास पहुंच जाता है, इसलिए चोट लगता है। तो यहां भी आप देखोगे 10 10 20 15 5 20 20 और 0 20 और 20 और 20 0 20, यहां भी एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। शिवम, क्या ये चीज क्लियर हुआ या फिर चीजें और समझना आपको है? समझ गए ना? बहुत ही देखो बेसिक बेसिक है अभी। अभी 3-4 क्लास सिर्फ बेसिक समझ लो। एक बार आप बेसिक समझ लो ना, पक्का बता रहे पूरा का पूरा। यही तो लड़का गलती करता ना, डायरेक्ट बोलता सर आज मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आज तो बस बेसिक समझे। जब लॉजिकली बताएंगे ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें जहां पे फंसोगे, तो बेटर है वो फंसने के लिए कम टू दी टॉपिक। तो ये समझ गए ना? चलो मैं सबको लेके चल रहा हूँ। शिवम यहाँ पे पूछे थे, क्लियर हो गया ना? तो बस यहाँ पे तो आपको समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या कहा कि अगर मेरा वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, अलग अलग गैस भी है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेरा सेम रहेगा। ये मेरा कौन कहता है? मेरा एवोगैड्रो लॉ बोलता है। ये भी गैस के बारे में कुछ बताया। अब इन तीनों लॉ को हम लोग मिलाते हैं और तीनों लॉ को मिलाए, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल, है ना, व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ बोलता था प्रेशर मेरा जब कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। और प्रेशर लॉ बोलता था जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। तीनों को मिला लो, देखो यहाँ भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे क्या, NT/P। तो बस यहाँ पे मैंने मिला दिया। ये समझ लो आप लोग के लिए मुझे एक बार रिपीट करना पड़ा, क्योंकि ये सेम चीज मैं फर्स्ट लॉ में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उस बार बच्चा बहुत ही कम आया था, जो मैं यहाँ पे फिर से करवा दिया। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक में आपका T है ना, ऊपर में T है, NV ऊपर में है और P नीचे में है। तो बस हो गया। इस चीज को मैं क्या करूंगा, P को उधर ले जाऊंगा, तो VP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, और फिर से प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट जुड़ेगा। तो मेरा VP इनवर्सली है NT, तो यहाँ पे इनवर्सली के चक्कर में, इनवर्सली को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक R जुड़ जाएगा कांस्टेंट। क्या जुड़ जाएगा? एक R आपका जुड़ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? आपका R जुड़ जाएगा। और वो मेरा कहलाएगा क्या, आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या क्या कहलाएगा? एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द रेड पेन। ये जुड़ जाएगा आपका R। ये क्या जुड़ जाएगा? मेरा R जुड़ जाएगा। और ये R किसके चलते जुड़ा? ये आपका इन्वर्सल को हटाने के चलते। यही कहलाएगा आपका क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये तीनों लॉ को मिला के, क्योंकि मुझे तीनों लॉ किसके बारे में बता रहा है? गैस के बारे में बता रहा है। मेरा एवोगैड्रो भी गैस के बारे में बताया, चार्ल्स लॉ भी गैस के बारे में बताया कि हाई टेम्परेचर में दोनों सेम होता है, आइडियल आपका रियल। और मेरा बॉयल्स लॉ भी सेम बोला कि आइडियल और रियल मेरा सेम होता है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मेरा क्या बोलता था कि गैस मेरा ऑलवेज मोशन में था। तो क्या किए, तीनों मिला के, तीनों तो गैस के बारे में बोल रहा, तो तीनों को मिला के एक गैस लॉ बनाए, जिसको कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन कहा गया मेरा PV इक्वल टू nRT। वेल, P is the pressure of volume, V is the volume of gas, N is the number of mole, R is the universal gas constant and T is the absolute temperature। और एक चीज यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा जा रहा है ना, चाहे मैं बात करूंगा यहाँ पे टेम्परेचर, तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और यहाँ भी जो टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये कौन सा टेम्परेचर रहेगा? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब बोलेंगे सर एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? एब्सोल्यूट मतलब आपको लेना है केल्विन में, टेम्परेचर केल्विन में लेना। आप बोलेंगे सर क्या अंतर होता है? अगर कोई चीज 0 डिग्री सेल्सियस में है तो उसको आपको केल्विन में करना है तो 273 को आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे 273 जोड़ोगे तो आपका केल्विन में हो जाएगा। सपोज करो आपको 200 मान लो कि 127 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अब 273 को यहाँ पे जोड़ोगे। जैसे 273 जोड़ोगे तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, तो ये 400 केल्विन में आ गया। तो केल्विन में करने के लिए आपको 273 को जोड़ना पड़ता है। तो याद रखना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब होता है केल्विन में। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्यूशन करोगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में, तो आप कैलकुलेशन जो करोगे वो केल्विन में करोगे। और अगर फिर से आंसर दिया डिग्री सेल्सियस में तो फिर से केल्विन को आपने कैलकुलेशन करा, फिर घटाना पड़ेगा। मतलब कि देखो तीन कहानी, क्वेश्चन दे रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो पहले आप 273 को जोड़ो, और 273 को जोड़ने के बाद आप कैलकुलेशन करो केल्विन में, और माइनस फिर से माइनस करके फिर -273 को फिर घटाओ और केल्विन में आंसर दो। ये सब मैं बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी, मैं रिपीट कर दे रहा हूं।
कि सारे बच्चे बार बार बोलते हैं इस बारी की, आज बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर न्यू है प्लीज़ थोड़ा रिवाइज कर दीजिएगा। तो चलो इनिशियल क्लास था तो मैं आप लोग को बता दिया। तो यहाँ से, और यहाँ पे आर का वैल्यू रहता है ना, आर का वैल्यू कितना रहता है 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन। किस में होता है देखो ध्यान से, 8.314 किलो जूल पर मोल केल्विन, ये रहता है इसका यूनिट। अब बात करेंगे सर जी, अगर मैं किलो जूल यहाँ पे है, अगर मैं जूल में लिखना चाहूँ तो किलो मीन्स क्या था 10⁻³ मतलब कि 8.314 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल केल्विन। लेकिन ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक आके तीन संख्या तो 3 जीरो जुड़ जाता है ना, तो यहाँ पे भी देखो 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, दोनों कट जाएगा, तो कुल मिला के 8314 जूल पर मोल केल्विन आ जाएगा। ठीक है, मोल केल्विन। तो अगर जूल में रहेगा तो आपका 8314, और अगर किलो जूल में रहेगा तो 8.314, और ये 8314 हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा यूनिट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, दो तरह का आएगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आगे चलकर बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक में मैं लिखाऊंगा आर बार रहेगा, वो अलग होता है। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग ना, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ तक समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है आप लोग। चलो तो नाउ आगे डिस्कस करते हैं। आगे मैं क्या करता हूँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं क्या करता हूँ, पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने करा, तो मैं अगर यहाँ निकालना चाहूँ एन का वैल्यू, तो एन इक्वल टू मैं कर सकता हूँ पीवी वे आरटी, आरटी को उधर ले गया, ठीक है। और अगर मैं एन इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, एन क्या है नंबर ऑफ मोल है, कितना नंबर ऑफ मोल है उस गैस में, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 मोल है, स्टडी करने के लिए अगर मैं एन इक्वल टू 1 मान लेता हूँ तो पीवी डिवाइड बाय आरटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, पीवी बाय आरटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि कांस्टेंट अभी चेंज नहीं हो रहा, जैसे कि प्रेशर को चेंज करने से चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम को चेंज करने से, यानी कि चेंज अब नहीं आने वाला है। अब देखो एक नया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपको एक चीज पता है, अभी तक आपको क्या पता है कि एट हाई टेम्परेचर रियल गैस और आइडियल गैस जो होता है एक जैसा बिहेवियर शो करता है हाई टेम्परेचर में। खाली एक चीज और पता चलेगा, अभी तक प्रेशर के बारे में नहीं पता है कि ठीक है ये तो हाई टेम्परेचर में बात की है, लेकिन अगर प्रेशर के बात करें, क्योंकि 3 चीज मैंने कहा था ना, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो भाई टेम्परेचर का ही बात किया गया है ना। तो अगर मेरा वॉल्यूम का बात करेंगे और टेम्परेचर का बात करेंगे तो उसका बात कर लेते। देखो वॉल्यूम का मैंने तो बता दिया कि वॉल्यूम क्या आता है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स सेम रहता है। तो बात करते हैं देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करा किसके बेसिस पे, आइडियल गैस इक्वेशन के बेसिस पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी के बेसिस में यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ करा। एक साइड मैंने लिया पीवी इक्वल टू आरटी, पीवी टू आरटी क्यों लिया है, क्योंकि पीवी इक्वल टू आरटी मेरा नंबर ऑफ मोल 1 मान के इसको कांस्टेंट मान लिए। मतलब अब जो यहाँ पे मैं प्रेशर इधर लिया हूँ, प्रेशर लिया, प्रेशर के वेरी करने से बिल्कुल वेरी नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो ये जब मैं ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या पता चलता है, अच्छा ये मेरा कांस्टेंट है ना, तो अगर ये कांस्टेंट है तो फॉर आइडियल गैस इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन होगा। मेरा बात ये क्या किसी को समझ आ रहा कि नहीं, या फिर नहीं समझ आया तो मुझे बताइएगा कि पीवी इक्वल टू आरटी को मैं कांस्टेंट क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि देखो ये मेरा मान लो प्रेशर है 10 का, ये बार समझ लो ये हमारा 20 बार का प्रेशर है, ये 30 बार का प्रेशर है, प्रेशर कितना बढ़ते जा रहा है, आपका पीवी इक्वल टू आरटी चेंज नहीं हो रहा है, चाहे 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, ये मेरा बिल्कुल चेंज नहीं करेगा, इन केस ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन ये चेंज नहीं करेगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये प्रेशर से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये मैंने कर दिया, ओके। तो ये किसका बात हो गया, अच्छा ये क्या नाम से पता चला, आइडियल गैस इक्वेशन, क्या आइडियल मतलब बाई लॉ, ये थ्योरी का था, ये बाय लॉ का था, ये आइडियल गैस इक्वेशन मैंने कहा, वही बाय लॉ वाला जो इससे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ में देखे थे या चार्ल्स लॉ में बात करते थे, बाय लॉ यानी आइडियल, आइडियल रियल में नहीं होता वो चीज, ठीक है, ये तो मैंने करा। अगर रियल देखते हैं तो रियल गैस कैसा बिहेवियर करता है, तो आइडियल गैस का बात करें हम, रियल गैस का क्या हाल होता है, अगर मैं रियल गैस को यहाँ ड्रॉ करूंगा तो स्टार्ट होता है इसी पॉइंट से, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाता है ना, वो उसका क्या होता है पीवी इक्वल टू आरटी वैल्यू घटता बढ़ता है, तो देखो घट रहा प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे देखो धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे आरटी पीवी इक्वल टू आरटी घट रहा है। और अगर टेम्परेचर ये टी नॉट लिए, अगर टेम्परेचर को चेंज किए तो फिर टेम्परेचर चेंज कर रहे तो फिर भी ये आपका चेंज हो रहा है, और यहाँ कर रहे हैं टेम्परेचर, और ये आपका इन्फाइनाइट तक चल जा रहा है। तो क्या समझ आया आपको, ये समझ आया कि ठीक है, एक चीज यहाँ समझना कि टेम्परेचर देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और मैंने कहा था कि टी नॉट जो है ना वो मेरा ग्रेटर है T2 से, और आपका T1 से भी, T1 लिख लो और T1 से T2 लिख लो, मतलब T2 सबसे लो टेम्परेचर है, ये सबसे लो टेम्परेचर है ना, जैसे से ऊपर जा रहा है टेम्परेचर मेरा बढ़ते जा रहा है, और T0 मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या है मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो एट हाई टेम्परेचर, ध्यान दो, आइडियल गैस एंड रियल गैस एक जैसा हो रहा है, क्योंकि देखो देखो यहाँ पे सामने सामने आइडियल रियल गैस, भाई ये तीनों लाइन ब्लू कलर का जो 3 लाइन है, अगर मैं तीनों ब्लू कलर के लाइन को, इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2, इसको मान लेता हूँ 3, तो सबसे सामने कौन है आपके, अगर मैं 1 सेकंड जस्ट अ मिनट सबको हटाने दीजिए रेड वाला को, है ना, अगर मैं रेड कलर से इसको दिखा देते, ग्रीन कलर से दिखा देते, किसको, आपके आइडियल गैस को, 1 सेकंड ना, जस्ट अ मिनट लेट मी ड्रॉ। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन से दिखाऊं तो बताओ जो ग्रीन वाला है वो किसके सबसे नजदीक है, तो पहला वाला के नजदीक है,
तो पहला वाला के टी नॉट है इसका टेम्परेचर, और टी नॉट क्या मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैंने कहा था ये सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर, ये मैक्स टेम्परेचर है। यानी कि फिर से वही प्रूव हो गया कि हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस और रियल गैस एक मतलब लगभग लगभग क्लोज होता है, मोर क्लोज होता है, मोर क्लोज। हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस रियल गैस ज़्यादा क्लोज होता है, बाकी दूर होता है। ठीक है, ये समझिए। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और थोड़ा सामने हो जाता है, अगर मान लो टेम्परेचर और बढ़ाते तो कहीं ना कहीं और मेरा सामने हो जाता है, ऐसा आ जाता है ना। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मुझे पता चल गया टेम्परेचर का। आप बात करते हैं प्रेशर का, लेकिन प्रेशर ध्यान दो कि प्रेशर तो है ये आपका, अगर बात करेंगे प्रेशर इधर आपका है, ये देखो प्रेशर आपका बढ़ते जा रहा है, ये आपका 10 है प्रेशर, 20 प्रेशर, 30 प्रेशर, 40 प्रेशर, 50 प्रेशर, और यहाँ पे इस पॉइंट पे यहीं से आपका निकला है आइडियल भी, और यहीं से निकला आपका रियल भी। ये रियल का तीनों निकला, ये तीनों क्या है मेरा रियल का है, और ये क्या है मेरा आइडियल का है। तो आइडियल रियल एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, जो कि मैं 0 पॉइंट कहता हूँ, 0 पॉइंट में मिल रहा है। और 0 पॉइंट कैसा पॉइंट है, जहाँ पे प्रेशर आपका 0 है, यानी कि लो प्रेशर है। लो प्रेशर है कि नहीं, 0 ये वाला लाइन कहा जाता है जो प्रेशर। तो यानी कि मेरा क्या पता चला कि यहाँ पे मेरा प्रेशर जो है ना लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। यानी लो प्रेशर में आइडियल गैस और रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इसलिए तो उसी पॉइंट से निकल रहा है ना। तो मुझे और एक क्या पता चला कि हाई टेम्परेचर में आइडियल और रियल गैस सामने तो होता है, मोर क्लोज होता है, लेकिन एट ए लो प्रेशर भी रियल गैस और आइडियल गैस एक जैसा बिहेवियर मोर क्लोज टू होता है, एक जैसा बिहेवियर शो करता है, और मोर क्लोज टू आइडियल गैस इन केस ऑफ लो प्रेशर। तो यहां से दो चीज पता चला। तो अब इन दोनों से कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई अगर मैं रियल गैस आइडियल गैस की तरह अगर ज्यादा क्लोज रहेगा या फिर उसके जैसा बिहेव करेगा, अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर लो होना चाहिए। लो प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में आइडियल गैस रियल गैस एक जैसा बिहेवियर शो करता है, फिर दोनों सामने सामने होता है, मोर क्लोज टू होता है। तो कुल मिला के लाइन मेरा ये निकल गया नीचे वाला, क्या कि रियल गैस जो होता है ना वो बिहेव लाइक आइडियल गैस। ये रियल जो होता है गैस वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, लेकिन कब, ओनली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों इक्वेशन से ये पता चला। लेकिन यहाँ से ये सब भी आपको पूछा जाता है कि बॉयस लॉ क्या कहता है, इसे न्यूमेरिकल भी खूब पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट बोल देगा कि टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा तो वॉल्यूम मेरा पहला गैस का V1 था और P1 था वॉल्यूम, तो जब मेरा वॉल्यूम V2 हो जाएगा तो बताइए प्रेशर मेरा कितना चेंज हो जाएगा, यानी P2 पूछेगा, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा। तो आपको अंदाजा लगाना कि टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया, नहीं बॉयस लॉ का बात करा गया। तो बॉयस लॉ यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि V1 P1 इक्वल टू V2 P2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपल V1 का वैल्यू दिया रहेगा तो वैल्यू पुट करो, P1 का वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू पुट करो, और V2 का वैल्यू दिया रहेगा वैल्यू पुट करो, और P2 नहीं दिया रहेगा V2 का फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करवाऊंगा। तो ये रहा कहानी आइडियल गैस इक्वेशन का। अब बढ़ते हैं, मैंने कहा ना कि भाई रियल गैस क्या होता है। रियल गैस वो होता है, देखो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, तो ये रियल गैस का बात करा, सॉरी आइडियल गैस का बात करा, आइडियल गैस का बात करा गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस मैंने कहा था ना, जैसे आप इस एग्जाम को भरे हो उसका कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन मतलब कि मान लो आर्मी में कोई जा रहा है, उसका हाइट मांगता है, चेस्ट मांगता है ना। आप इसमें आप टेक्निकल में इतना होना चाहिए, परसेंटेज इतना होना चाहिए, है ना, और कुछ क्राइटेरिया है, रेसिडेंट इतना होना चाहिए। अब अगर आप एमपी के हो तभी भर सकते हो, तो कुछ अजम्पशन है ना। उसी तरह रियल गैस और आइडियल गैस का भी कुछ मतलब रियल गैस का छोड़ो, आइडियल गैस का अजम्पशन होना चाहिए। रियल गैस तो वो होता है जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलता है। भाई छोड़ो ना, नहीं होता कि बुक का अलग बात है, रियल में देखो क्या होता है ना। रियल में क्या होता नहीं आईएएस बनता कोई तो बोला जाता है कि आपको बस डील करना है लोकल से, जब भी वहां पे कोई वायलेंस हो रहा कुछ हो रहा तो हाँ ऐसे ऐसे बुक में पढ़ोगे पता चल जाता है कि आपको जाना समझाना। लेकिन बाप सामने जाते तो बहुत ही अलग कंडीशन होता है, उससे बात करने के रेडी नहीं, आप क्या समझाओगे, है ना, समझा। तो फिर उस सिचुएशन वो कभी नहीं बुक में समझाया जाता है। सर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर ये कर्व भी डाउन कैसे बना। देखो आप बोलेंगे सर कांस्टेंट टेम्परेचर में डाउन क्यों बना, ये रियल है ना भाई, ये रियल टेम्परेचर है विकास, ये रियल है, रियल में वेरी कर सकता है ना। ये डाउन क्यों हुआ, सेम समझो कि पीवी इक्वल टू आरटी वेरी कर रहा है, कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, इसका वैल्यू ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। प्रेशर घटा होगा, वॉल्यूम घटा होगा, क्योंकि आइडियल में बहुत अच्छा मान के चलते होता है ना। आइडियल हमेशा आइडियल का वैल्यू सबसे मैक्सिमम मिलता है। तो जो भी यहाँ पे रियल है, रियल का वैल्यू ऑब्वियसली बात है, जो प्रेशर मान के चले थे, जो टेम्परेचर मान के चले थे, वॉल्यूम मान के चले थे, वो सही नहीं होगा। इन दोनों के फ्लक्चुएशन से सब कुल मिला के इसका वैल्यू घट रहा है, तो ये घटा, तो ये केस मिला। हाँ अगर आप बोलेंगे सर तीन अलग अलग क्यों मिलेगा ग्राफ, तो मैं अलग अलग टेम्परेचर में लिया हूँ। पहला मैं लिया हूँ क्या टेम्परेचर T0 पे,
मैंने एक्सपेरिमेंट मिल गया, फिर मैं क्या करा, टेम्परेचर को थोड़ा घटा दिया, कि काम करता हूँ टेम्परेचर थोड़ा घटाओ और देखो क्या हो रहा है। तो बोले सर और वैल्यू मेरा पी इक्वल टू आर टी और घट गया। अच्छा, तो मुझे पता चला, अच्छा मतलब दूर जा रहा है, आइडियल से दूर जा रहा है, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं। फिर बोलेंगे काम करो टेम्परेचर को बहुत कम कर दो, तो आपने और कम कर दिया। तो फिर आपसे पूछेंगे बताइए, आप बताइए पी इक्वल टू आर टी में क्या अंतर हुआ। तो बोलेंगे सर जी पी इक्वल टू जो आर टी हम लोग निकाले थे ना, वो और घट गया, मतलब नंबर ऑफ मोल जो ये है ना उसका वैल्यू घटते जा रहा है, मोल नहीं तो कांस्टेंट मान के चले, मतलब पीवी इक्वल टू और घटा। तो समझे। अच्छा सर, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को घटा रहे हैं, जो आइडियल गैस है ना वो रियल गैस से दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सामने आते जा रहा है। तो वही तो मैंने कहा 28 टेम्परेचर, रियल गैस आइडियल गैस मोर क्लोज है, समझे ना। ठीक है, ये रियल है ना, रियल में चेंजेस होगा ही, आइडियल बिल्कुल अलग होता है, रियल में चेंजेस आपको देखने को मिलता है और घटेगा ही, कभी भी रियल में बढ़ता नहीं आइडियल से। मैं आपको थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाऊंगा, इसमें कितना लो आएगा, कार्नोट साइकिल बताऊं, सब में इफिशियंसी मैक्सिमम हमेशा, या वर्क आउटपुट जो मिलता है वो इफिशियंसी किसका ज़्यादा मिलता है, आइडियल का, क्योंकि आइडियल में हाइपोथेटिकल मान के चलता है। जैसे आप क्या सोच के पढ़ाई की हो, मतलब बहुत बारी हम लोग रूटीन बनाते हैं ना, मैं डेली 10-10 घंटा पढ़ूंगा और 8 घंटा तक पढ़ूंगा डेली, और 1 महीना में या 4 महीना में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, अगला महीना में 12 घंटा करके पढ़ूंगा और जॉब निकाल लूंगा, है ना। लेकिन होता क्या एक्चुअल में, आपका तबीयत खराब होता है, 10 घंटा के बीच में हो सकता है कभी लाइट आपका नहीं रहता, मान लो कितनों चीज़ें लगा के पढ़ रहे हो हर कुछ, लेकिन फिर भी लाइट ही नहीं, क्या ही पढ़ोगे, आपका तबीयत मान लो खराब हो गया, अभी आप सोचे थे नहीं ना। तो रियल में जो आइडियल सोचे थे रियल में बहुत अलग हो जाता है ना, बस वही अंतर ये होता है। रियल में क्या होता है, रियल में जो भी आप गैस का लगाते हो उसका डेंसिटी कम होता है, टेम्परेचर घट जाता है, बढ़ते रहता है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर घटते बढ़ता रहता है, तो सिचुएशन बहुत अलग देखने को मिलता है और वैल्यू भी घट जाता है, बढ़ता तो कभी नहीं है, क्योंकि आइडियल में हमेशा हम लोग सबसे अच्छा मान के चलते हैं, आइडियल में सबसे अच्छा मान के चलते हैं। क्लियर, समझ गए। चलो, तो अजम्पशन यहाँ पे बात करें कि आइडियल गैस होने का जो बेसिकली हाइपोथेसिस बस सोच है, आइडियल गैस समझना वो सोच है, बस ड्रीम है, सपना, वो कभी रियल नहीं होता है ना, वो सपना है। तो सपनों को लिए क्या क्या अजम्पशन को मानना चाहिए, और ये जितनी अजम्पशन कहूंगा ना ये रियल में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता, रियल में होता, लेकिन आपको अजम्पशन समझना पड़ेगा आइडियल में क्या लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज कि मेरा जो आइडियल गैस होता है यानी काइनेटिक थ्योरी को अजम्पशन जो मानते हैं, पहला, गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसमें कोई भी ग्रेविटी नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेविटी का मतलब समझना, देखो मेरी बात, अगर मैं इसको ऐसे फेंकता हूं, एक सेकंड ये फेंकूंगा ना, चल जाएगा तो फिर आपका पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा मुझे। देखो ये मान लो मेरे हैंड में है एक लाइट जैसा है, इसको मैं फेंक रहा हूं ऊपर, फेंक रहा हूं तो ये गिरा, है ना, ये मैं ऐसे फेंका, सीधा फेंका स्ट्रेट, लेकिन ये गिर गया ना, मैं सीधा फेंक रहा हूं लेकिन ये गिर गया, सीधा मैं फेंक रहा हूं लेकिन गिर गया, क्यों, ऐसे सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए ना, ये गिरा क्यों, ग्रेविटी के चलते। ग्रेविटी इसको क्या कर रहा है, अपने और अट्रैक्ट कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ना, जी का वैल्यू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसको खींच रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मेरा, मैग्नेटिक पुल की तरह उसको खींचता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि जो भी हम लोग गैस पार्टिकल लेके चलेंगे ना, तो वो मेरा उसमें कोई ग्रेविटी होगा ही नहीं, मतलब कि वो अगर चलेगा ना तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, आराम से चलेगा, क्यों, कि कोई स्मॉल, इतना स्मॉल पार्टिकल मान के चलते हैं कि उसका कोई वजन है ही नहीं। रियल में ऐसा तो नहीं होता ना, रियल में कुछ ना कुछ तो होता है, माइक्रो में होता है लेकिन होता है। सर सेकेंड पॉइंट और समझा दीजिए, लो प्रेशर वाला। अच्छा, लो प्रेशर वाला समझना है। मैं ये बात कर रहा था कि ये रहा मेरा आइडियल गैस, आइडियल गैस देखो मैंने कहा ना पीवी इक्वल टू एन है, और नंबर ऑफ मोल अगर एन लेके चलते हैं 1, तो 1 अगर लेके चलते हैं तो पीवी इक्वल टू आर टी जो मिला मुझे कांस्टेंट मिला, क्या मिला, पीवी इक्वल टू जो आर टी मुझे मिला वो कांस्टेंट मिला। देखो कांस्टेंट का मतलब समझना, कांस्टेंट का मतलब होता है वैल्यू चेंज नहीं होता, जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जैसे अच्छा ठीक है आप लोग एक काम करो, मैथ का वैल्यू जानते हो ना, पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/27 होता है ना, क्या ये वैल्यू कभी चेंज होता है, कभी भी पाई होता तो क्या आप सोचते हो कि पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, नहीं, आप डायरेक्ट पता है 22/27 वैल्यू पुट कर दो। अगर जी का वैल्यू होता है 9.81, तो क्या किसी को आप पूछते हो कि कुछ भी रहेगा, मान लो यहाँ पे जी का वैल्यू जैसे आता आपको 9.81 वैल्यू पुट करके सोल्यूशन कर लेते, यू नो दैट बिकॉज ये मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब वैल्यू चेंज नहीं होता किसी के चेंज होने से। तो अगर ये आपको पता है तो आप ये बोल सकते हो कि ठीक है सर, अगर मैं बोल रहा हूँ पीवी इक्वल टू आर टी कॉन्स्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन में रह जाएगा, कहीं भी मैं यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी, लेकिन जो जाएगा वो चेंज होने वाला है। तो मैं चूंकि इधर क्या लिया, इधर लिया मैं प्रेशर वाला ग्राफ, ये प्रेशर, यानी प्रेशर जो मेरा बढ़ रहा है 10-20, इसके बढ़ने से मेरा ये चेंज नहीं होगा। अगर जब ये समझ गए, अब जब मैं इसको, ये तो बात करें कब हम लोग आइडियल लेके चले, ये तो आइडियल के इक्वेशन के थ्रू ये मेरा आता है, रियल में क्या होगा, रियल में वैल्यू चेंज होगा। तो रियल में एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करते हैं तो पता क्या चलता है, वैल्यू ड्रॉप करता है, ठीक है, ड्रॉप करता है। तो सपोज करो कोई मैंने टेम्परेचर लिया, उस टेम्परेचर में पीवी इक्वल टू आर टी देख रहा हूं कि प्रेशर के केस में प्रेशर घटाने बढ़ाने से ये मेरा बढ़ता है कि घटता है। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जा रहा हूं 10 से 20 की ओर आ रहा, देखो ये बढ़ रहा, ये 10 था फिर 20 था, तो घटते जा रहा, एक टाइम तक घटता फिर बढ़ जाता है,
फिर घटता फिर बढ़ जाता है। ये अलग अलग ग्राफ क्या, एक बार मैंने लिया टी नॉट टेम्परेचर, मैंने कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैंने स्टडी करा, फिर मैं क्या कर रहा हूँ स्टडी को कर रहा हूँ फिर से, लेकिन टेम्परेचर को थोड़ा घटा दिया तो फिर यहाँ पे चेंज आया, नीचे आया, फिर मैंने टेम्परेचर को चेंज किया और घटा दिया, मैं जानबूझ के घटा के चेक कर रहा हूँ। लेकिन ये टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये फिक्स कर रख रहे हैं पूरा थ्रू आउट दी ऑल प्रोसेस। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से टेम्परेचर को फिक्स करके फिर हम लोग कॉन्स्टेंट बना दिए कि यहाँ पे फिर T2 टेम्परेचर लेके फिक्स कर दिए कि इस बार 200 डिग्री सेल्सियस में पूरा प्रोसेस को करो, एकदम बढ़ाते रहो 10 बार 20 बार, प्रेशर बढ़ा रहे, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है। तो पता चलता कि ग्राफ कुछ ऐसे गया। तो यानी कुल मिला के ये पता चला कि जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉरी घटाते जा रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे तो आइडियल से बहुत ही दूर जाते जा रहा है। वही हम लोग बात किए कि आइडियल से दूर आते जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है आइडियल से दूर आते जा रहा है, कब? जब मेरा प्रेशर बढ़ते जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर घटते जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं कि जब मैं यहां देखा था इस पॉइंट पे मेरा भाई आइडियल और रियल एक जैसा था, क्योंकि यहीं से निकल रहा था। ये अगर जो भी मेरा आइडियल का प्रेशर टेम्परेचर होगा वो मेरा रियल का भी होगा। ये किस केस में है? तो आप बोलेंगे सर पहली बात ये मेरा हो रहा लो प्रेशर में, क्योंकि देखो ये प्रेशर अभी जीरो है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा 10 20 30 या 100 200 500 या 1000 2000 5000 जो भी लो, यहाँ तो जीरो है, यानी लो प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर में मेरा आइडियल और रियल गैस एक जैसा बिहेव करता है। वही लाइन को मैं लिखा हूं कि एट लो प्रेशर रियल गैस और आइडियल गैस क्लोज होता है, आपस में क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन हाई टेम्परेचर में मेरा रियल गैस आइडियल गैस भी क्लोज होता है। तो हाई टेम्परेचर में और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो मुझे पता चला कि जो रियल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये दोनों केस में मेरा आइडियल गैस रियल गैस एक जैसा बिहेव करता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया ना? वेरी नाइस, ओके। चलिए, तो ये समझ गया। और यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि कोई भी ग्रेविटी नहीं लेते हैं। और आपको ये तो पता ही है कोई भी गैस जो होता है गैस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम मान के चलते हैं। एटम जैसे हम लोग का शरीर बना हुआ सेल से, छोटा सेल से बना हुआ है ना, समझ आया? घर बना हुआ है ईंट से, तो इसी तरह मान लेते हैं एटम। और एटम इतना छोटा है कि उसमें कोई वेट ही नहीं है, कोई वजन ही नहीं, इसीलिए इसको ग्रेविटी लेस माना गया, नो ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन चलेगा, क्योंकि जब तक वो ग्रेविटी नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा, तो वजन नहीं होगा तो नीचे नहीं जाएगा, तो उसको वेटलेस माना है, ग्रेविटी इफेक्ट ही नहीं माना है। तो ग्रेविटी इफेक्ट कम नहीं हो जाओगे, इसका वेट ही नहीं होगा, ये मान के चले। सेकंड चीज क्या कह रहा है, देखो ये अजम्पशन में करवाऊंगा और आपका आज जो है क्लास हो जाएगा, तो क्लास को बने रहना। क्लियर? चलो, पहला चीज क्लियर हो गया, अजम्पशन। ये अजम्पशन लेके चलते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में होता है, रियल में कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना भाई गैस का। अब मान लो बोलेंगे सर जी कहाँ होता है, एक काम करो बड़ा गुब्बारा भरो, और गुब्बारा बड़ा भरोगे उसको कुछ तो वजन होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम होगा ना। लेकिन ये अजम्पशन मान के चल रहा है आइडियल के केस में, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का आइडियल के केस में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये नहीं मानते। पहला चीज। सेकंड चीज, मोलिक्यूल ऑफ द गैस बिहेव आइडेंटिकली, मतलब सारे के सारे मोलिक्यूल एक जैसा बिहेव करेगा, सारे के सारे मोलिक्यूल एक जैसा बिहेव करेगा, ऐसा नहीं कि कोई अलग बिहेव कर रहा। हाँ, रेंडमली मूव करते रहेगा लेकिन बिहेवियर सबका एक जैसा रहेगा, है ना। ये चीज हो गया। और अब बात करते हैं आगे थर्ड नंबर में, मोलिक्यूल ऑफ द कंटिन्यूअस इन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो बोलेंगे सर स्ट्रेट लाइन में कैसे करेगा, मतलब देखो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, स्ट्रेट लाइन सब स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सब सीधा सीधा जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, कोई गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा था नो ग्रेविटी इफेक्ट। अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो ग्रेविटी अगर रहेगा तब ना नीचे ड्रॉप करेगा, तो क्योंकि इसका वेट ही नहीं माने, वेटलेस माने, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा और सेम वेलोसिटी से मोशन जो करेगा वो कंटिन्यूअस मोशन करेगा। पहली बात कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि बोल्टमैन और मेरा यहाँ पे पहले ही बता चुका है मैक्सवेल कि गैस आर ऑलवेज इन मोशन। क्या बताया था? कि गैस आर ऑलवेज इन मोशन, तो कंटिन्यूअस मोशन में रहेगा। पहली बात मुझे पता चल गया। और दूसरा चीज क्या है कि कंटिन्यूअस मोशन करेगा विथ इक्वल वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी ड्रॉप नहीं करेगा, एक स्पीड के साथ चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। और मान लो स्पीड भी चल रहा है तो एक वेलोसिटी यहाँ गया, टकरा रहा, कम ही नहीं हो रहा है, ये टकराया फिर उसी वेलोसिटी इधर चल गया, फिर टकराया। जैसे गैस के अंदर का पार्टिकल क्या टकरा रहा, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? अगर मान लो इस तरह का कोई कंटेनर है, उसके अंदर पैक करके हम लोग रख दें, तो गैस पार्टिकल इधर टकराया, फिर ये यहाँ से टकराया, फिर इससे टकरा के फिर इधर चल गया, फिर इधर से टकराया, फिर इधर टकराया, आपस में टकरा रहा, उसी की वजह से उसका टेम्परेचर भी आता है, प्रेशर भी बनता है। क्लियर? चलिए ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? इक्वल वेलोसिटी। तो यहाँ पे बस ये समझा दिया गया कि यहाँ समझना कि मान लो कोई एक आपका ये पार्टिकल समझ लो, एक आपका मोल है, क्या है? 1 मोल है, कोई गैस का 1 मोल है ना, गैस पार्टिकल है, उसका मान लो वाई डायरेक्शन में चल रहा है, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो u वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन पे। सर सेकंड फिर से समझा दीजिए अंकिता। सेकंड कौन सा सर? अच्छा ये वाला, मोलिक्यूल ऑफ द सेम गैस बिहेव आइडेंटिकली, मतलब सारा जो मोलिक्यूल्स होता है वो एक जैसा बिहेवियर शो करता है, एक जैसा बिहेवियर हो रहा। एक से बोलेंगे सर उसका क्या मतलब हुआ? जैसे प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सबका प्रेशर, अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रहा तो सबका बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाने से प्रेशर घट रहा तो सबका घटेगा। ये नहीं कि 2 बढ़ रहा 2 का नहीं घट रहा, सब एक जैसा हो रहा है,
सब ऑटोमाइज फॉर्म में आ रहा है। क्लियर? जैसे मेरा बात समझना, यहाँ जो मेरा परफ्यूम से अगर गैस निकल रहा है, अब देखते हो जैसे ही निकला पूरा रूम में फैल जाएगा ना, पूरा रूम में फैल, ऐसा नहीं कि दो बोलेगा नहीं यार मुझे नहीं जाऊंगा आज भी मिलूंगा ही नहीं, और अब पूरा गैस मार रहे हो है ना, क्या हो रहा, पूरा रूम में गैस जा ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं होगा, वो एक जैसा करेगा। ठीक है, एक जैसा करेगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? वो कर रहा एक जैसा बिहेवियर करेगा। सेकंड समझ आ गया ना, एक जैसा। अगर टेम्परेचर प्रेशर कोई चेंज हो रहा, तो अगर कोई चेंज हो रहा, बढ़ रहा घट रहा, तो सब एक साथ बढ़ेगा घटेगा। गर्म करते हो ना, पानी को गर्म करते हो, जब वेपर में होता है गैस पार्टिकल पूरा उड़ने लगता है, तो ऐसे तो ना, तो दो गैस पार्टिकल बोलेगा यार मुझे आज उड़ने का मन ही नहीं है, आज मैं बैठा ही रहूंगा, नहीं वो उड़ेगा ही, हल्का होते जाएगा और ऊपर आते जाएगा, लाइट होते जाएगा, डेंसिटी लो हो जाएगा। सबका डेंसिटी गर्म करने से लो हो जाता है ना, वो चीज वो उस तरह का बिहेवियर ये मेरा शो करेगा। तो सेकंड लाइन होगा। थर्ड लाइन में क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूस मोशन जाता सेम इक्वल वेलोसिटी से। ये मैं कर रहा हूँ, जैसे एक मेरा मोल है, ये मेरा एक मान लो वाई डायरेक्शन है, ये मेरा एक्स डायरेक्शन है, और ये मेरा जेड डायरेक्शन है, और इधर का वेलोसिटी मेरा u है, तो ये हो गया u वेलोसिटी y डायरेक्शन में, u वेलोसिटी x डायरेक्शन में, u वेलोसिटी z डायरेक्शन में। तो तीनों का इक्वल वेलोसिटी होगा हर डायरेक्शन में, यानी कि ux इक्वल टू uy इक्वल टू uz, हर एक डायरेक्शन में इक्वल वेलोसिटी के साथ मेरा ट्रेवल करेगा, चेंज किसी में भी नहीं हो पाएगा। राइट? तो अगर मैं इन सबका सेम रहेगा और मैं रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा वेलोसिटी का, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी का क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं, यू स्क्वायर इक्वल टू, तीनों का जोड़ देते हैं, यानी कि यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर, है ना। समझ आए मेरी बात की? तीनों को जोड़ देते हैं, और तीनों को जोड़ने से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ, चूंकि मेरा यू एक्स इक्वल टू यू वाई इक्वल टू यू जेड है, तो तीनों को मैं कर सकता हूँ कि 3ux स्क्वायर, है ना। ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ये वही वाला बात है जी, ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं ना, कि भाई आपका हाइपोटेनियस इक्वल टू, है ना, बेस प्लस आपका क्या हो जाता है, आपका एल क्या हो जाता है, मुझे मैं भूल रहा हूँ, हाइपोटेनियस हो जाता बेस हो जाता परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो ये भी आप समझ लो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरह से निकाला जाता है। तो ये तीनों का सेम होगा, तो तीनों को मैं बोल सकता हूँ सेम सेम सेम, तो 3ux बोल सकते हैं स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा। क्लियर? यानी कि तीनों को, एक को अगर पता चल गया, सबको जोड़ लो, इंटू कर दो, उससे पता है 20 का, तो 20 इंटू हो गया। अभी समझ आया? एक का वेलोसिटी अगर 10 है, तो अगर 10 पार्टिकल है तो 10 इंटू 10 100 कर दो, आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। क्लियर? समझ आया? चलिए अब बढ़ते आगे। तो ये हो गया कौन सा अजम्पशन, 1 2 3 अजम्पशन के बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं आगे फोर्थ अजम्पशन के बारे में। फोर्थ अजम्पशन, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ के क्लास मत जाना, नहीं तो दिक्कत होगा। ये मैं दोबारा रिवीजन करवा दे रहा हूं। हाँ, कुछ जो मैंने बताया ना, मुझे लग रहा है 40 मिनट का रिवीजन करा दिया फर्स्ट वाला लेक्चर का ही। फर्स्ट वाला लेक्चर फिर भी देख लीजिएगा पार करके, जो मैं बता दिया उस चीज को आप 2:2 करके या 3:2 करके फास्टली पार कर दीजिएगा, फिर पार कर दीजिएगा ना, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको मैं पढ़ा दिया हूं जो पहले क्लास में पढ़ा था। बहुत सारा 90% आपको सेम लगेगा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, लेकिन मैं इसलिए करवाया क्योंकि आज लड़के अच्छे थे, बहुत सारे थे, लेकिन आज के बाद नहीं समझाओगे तो वो ध्यान से समझना। देखो क्या कहा गया, फोर्थ पूरा कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल, और लास्ट का अजम्पशन तो दो इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछो। पूरा पूरा गैस का बिहेवियर को, आइडियल और रियल गैस के डिफरेंस वो दो लो ही मेरा बताता है। वो दो लो क्या है समझना। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया कि कोलोजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ देयर मॉलिक्यूल्स विद द सेम कंटेंट इज इलास्टिक इन द नेचर। बोलेंगे सर ये क्या स्टेटमेंट बोल दी, समझ ही नहीं आया। समझना मेरी बात, ये बोल रहा है ना कि कोलोजन मतलब टकराता है ऑफ द मॉलिक्यूल विद देयर मॉलिक्यूल्स। देखो आपस में जो मॉलिक्यूल टकरा रहा है, विद द कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक बोले तो आप देखो कभी रबड़ का बॉल को जितना स्पीड से आप पटकोगे ना, उतना स्पीड से वो जंप करता है ना। अब अगर आप कोई दूसरा बॉल, लकड़ी का बॉल ले लो, कोई दूसरा बॉल ले लो, आप पटकोगे जिस स्पीड से, एक बार इतना जंप करा, फिर घटने लगेगा, फिर घटने लगेगा। मतलब अगर ड्रॉप करोगे ना बॉल को, तो ड्रॉप करके एक बार इतना जंप किया, फिर इतना जंप करा, फिर इतना जंप करा, फिर इतना जंप करा, फिर इतना जंप करा, फिर रुक जाएगा। ये क्या हुआ, ये इलास्टिक नहीं कहलाएगा। और इलास्टिक का मतलब समझो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, वो आपका इलास्टिक नहीं होता। इलास्टिक मतलब क्या कि जितना जोर से टकराया ना, उतना जोर से दोनों फेंका गया, ऐसा तो नहीं होता है ना, चिपक जाता गाड़ी, वो नॉन इलास्टिक होता है। तो इलास्टिक मतलब कि जितना स्पीड से आएगा, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा, वो टकराने के बाद उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वो दूसरा तरह से चल जाएगा, और ये भी दूसरा तरह चल जाएगा। मतलब लॉस नहीं होगा, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंटम। जिस मोमेंटम के साथ आ रहा था, वो उसी मोमेंटम के साथ टकराने के बाद चल गया, वो कहलाता है इलास्टिक। रबड़ का बॉल जैसे जिस जैसे फटकोगे वो चमकते रहे, चलते रहेगा, चलते, फिर भी धीरे धीरे कम हो जाता, लेकिन ये मान के चलते होता ही नहीं है, ये एक जैसा चलते रहता, कभी कम नहीं होगा। तो वही कहा गया देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। इलास्टिक आपका क्या होता है, कोलोजन होता है, टकराया जाता है वो इलास्टिक होता है, लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। समझ आया? मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ mv स्क्वायर, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वो बात यहाँ पे किया जा रहा है। चलिए ये हो गया, अब बढ़ते आगे। अब बात करते हैं इसके बारे में, क्या,
फोर्थ ये था ना, फिफ्थ नंबर बात करते हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस का जो प्रेशर होता है और गैस का जो टेम्परेचर होता है, ये हमेशा सोचते हो ना कि सर जी आज बहुत गर्मी लग रहा है ना, एक चीज। और दूसरा चीज कि गैस में जो कंटेनर है वो जैसे मैं बता रहा हूं, क्या आप कुकर प्रेशर में खाना बनाते हो ना, अब बोलेंगे सर मैं तो लड़का हूं, मैं क्यों बनाऊंगा। अब भाई गैस घर में ऐसा बात नहीं है, मैं भी खाना बनाता हूँ ना, ऐसा थोड़ा ना मैं मम्मी के लिए पापा के लिए बहुत बारी मैं बनाया हूँ, अभी बनाता हूँ जब मेरा मन करता तो आप या फिर हॉस्टल में बनाए होंगे। मान लो बहुत बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं घर ही में रहा हूँ, तो फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि कुकर प्रेशर में क्या होता है, जैसे गैस पार्टिकल अंदर रहता है तो बोलते हैं ना कुकर प्रेशर नाम ही प्रेशर है। प्रेशर ज़्यादा क्यों होता है कि पार्टिकल का कोलोजन बढ़ जाता है। और पार्टिकल का कोलोजन बढ़ क्यों जाता है, क्योंकि वो वॉल से ज़्यादा टकराता है, वॉल से ज़्यादा टकराता है। एक मेरा बात समझना, आप कभी, मेरे पास यहाँ बोतल तो नहीं है, वाटर बोतल, जो बिस्लरी का बोतल होता है ना, जो 20 रुपये में खरीदते हो आप लोग हर कोई, है ना, वो क्या करो, जैसे मान लो यही देख लो, अगर इसके अंदर का मैं एयर को सक कर लूँ तो क्या कर, चपक जाएगा। आप कभी ट्राई करना, आप क्या करो ना, ऐसे वो जो बहुत ही स्मूथ रहता है बोतल, उसमें हवा खींचो, खींचोगे ना तो चिपक जाएगा। इट मीन्स उस कंटेनर का जो वॉल है ना, वो जो प्लास्टिक का बोतल का जो शेप है, वो कौन बनाए हुए है, एयर के प्रेशर के चलते। एयर का प्रेशर बाउंड्री में जाके धक्का लगा रहा है। आज आपको काफी बेसिक बेसिक चीज समझ आएगा जो रियल लाइफ में आपका घटता है, जो मजा आने वाला है। देखो यहाँ पे जो चीज पढ़ोगे ना वो आप लाइफ भर यूज कर सकते हो, चीजों को समझा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। तो आप समझो कि कोर्स का भी फायदा होगा, अपने लिए भी फायदा होगा, है ना। ऐसा है नहीं कि आप जो पढ़ोगे ये रियल लाइफ में कभी यूज ही नहीं होगा, है ना। समझ आ रहा है मेरी बात की नहीं। डिफरेंशिएशन और कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, ये चीजें समझने वाली चीज। पूरा इंजीनियरिंग इसीलिए तो इंटरेस्टिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंटेनर जो है ना वो अपने फॉर्म में क्यों बना हुआ, प्रेशर के चलते, गैस के प्रेशर के चलते। क्योंकि गैस पार्टिकल हमेशा मोशन में रहता है, तो वो आपस में भी टकरा रहा है और दीवार से भी टकरा रहा है, और दीवार के टकराने की वजह से ही वो उस कंटेनर के शेप में है। चाहे ये क्यों ना परफ्यूम का बात बोले, सर ये तो कंटेनर है और इसके अंदर का तो भाई ये सॉलिड है, सॉलिड भी उसी के वजह से। अगर मैं इसके अंदर का हाइड्रोलिक किसी के थ्रू इसका एयर का सक कर लो ना, चिपक जाएगा ये, कोई प्रेशर फोर्स लगाने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक दब जाएगा। होगा कि नहीं, आप लोग जरूर कभी ना कभी देखे होंगे, ऐसे खींचोगे तो चपक जाता है ना। दबा के रखो, जैसा आप ऐसे छोड़ोगे ना वो अब फैल जाएगा। यानी कहीं ना कहीं वो जो दबने के बाद छोड़ा किसके चलते, एयर के वजह से, एयर के प्रेशर की वजह से। वही होता है एयर का प्रेशर, वही होता है एयर का प्रेशर। समझ आए मेरी बात की नहीं, है ना। ये होता है, इसीलिए हम लोग का पूरा अर्थ में एक एयर का प्रेशर लगता है, चारों तरफ से पृथ्वी में एयर का प्रेशर लगता है। उसी प्रेशर के चलते हम लोग का इन्वायरमेंट, क्लाइमेट वगैरह चेंज होता है। तो सेम चीज में बात कर रहा हूँ गैस के बारे में, ज़्यादा मैं अंतर नहीं जा रहा हूँ। मैं साइंस भी कभी पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, बाय द वे कभी ऐसा लगा तो साइंस वैसे पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एज ए इंजीनियर सबसे इंपॉर्टेंट तो साइंस होता है। साइंस अच्छा नहीं है तो अच्छा इंजीनियर ही निकल आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, द प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू द कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वॉल ऑफ कंटेनर। वॉल के कंटेनर से टकराता है ना, वही उसके चलते उस प्रेशर को बनाता है। यानी कि, और ये प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलोजन ऑफ द मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया पे। एक पर्टिकुलर एरिया में कितना एरिया जाके टकरा रहा है। हो सकता है कि इस कंटेनर में मात्र 2 पार्टिकल जाकर टकरा रहा है तो प्रेशर कम जनरेट होगा, है ना, क्योंकि डेंसिटी कम है एयर का डेंसिटी कम है, मतलब बहुत दूर दूर एयर है, लेकिन उस एयर को मैं एकदम कस के दबा दूंगा। और मान लो बहुत सा, जैसे कि गैस सिलेंडर, घर में जो आपका गैस का सिलेंडर होता है उसमें आप समझ सकते हो कितना, वो समझ लो कि वो होता तो गैस है, वो क्या होता है, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। होता गैस है, लेकिन क्यों बोल रहे लिक्विफाई, क्योंकि गैस को ना लिक्विड के फॉर्म में रखा जाता। क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि लिक्विड जो होता है उसमें आपका गैस होता है काफी दूर दूर रहता है, तो उसको, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तो उस फोर्स को कम किया जा सकता है कंप्रेस करके, तो उसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए गैस को कंप्रेस किया जा सकता है ना, क्योंकि कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस पार्टिकल के बीच में अंतर डिफरेंस है, तो उसको गैस को कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। इसलिए पानी आप हिलाओगे ना सिलेंडर को तो लगेगा जैसे अंदर में पानी है, क्योंकि वो लिक्विफाई रहता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे बाहर आ जाता प्रेशर रिलीज होता, वो फिर से गैस हो जाता है। समझ है मेरी बात की नहीं। तो क्या मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा ना, तो गैस सिलेंडर के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, काफी हाई प्रेशर, गैस भी निकलता है, कितना स्पीड से फस से निकलता है, प्रेशर रिलीज होता है नोजल के थ्रू, क्योंकि नोजल जानबूझ के बनाया जाता है वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अभी बहुत चीज आपको समझ आएगा, नोजल वगैरह क्यों लगाया जाता है, प्रेशर को बढ़ाने के, सॉरी वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर को ड्रॉप करने के लिए। इसका काम होता है वेलोसिटी को बढ़ाना, प्रेशर को ड्रॉप करना। समझ आया। तो जैसे निकलता है प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, वेलोसिटी बढ़ जाता है, इसलिए हाई स्पीड से निकलता है। ठीक है, चलिए। सर समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया। ये सिंपल सा लॉजिक है कि गैस के अंदर का, गैस जो रहता सिलेंडर के अंदर का, वो जो जाके दीवार से टकराता है ना, मतलब समझो इसके अंदर जो गैस है वो जाके दीवार से टकरा रहा है, बोला खोलो भाई खोलो, मुझे बाहर निकालने दो, मुझे बाहर निकालो, चारों तरफ वो टकरा रहा है, और उसी के वजह से उसका कंटेनर का एक शेप है,
उसी की वजह से उसका गैस का प्रेशर है, उसी को गैस का प्रेशर कहते हैं जो वॉल से जाकर टकरा रहा है। और वो मेरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया, मतलब पर्टिकुलर एरिया में कितना गैस पार्टिकल है। जैसे मान लो आप समझ लो इसके अंदर मैं दो इंसान को घुसा दूंगा जीन बना के, जैसे जीन रहता ना, जीन के अंदर रहता है आपका, है ना, तो वो दो आदमी घुसेगा, वो दो बार दीवार में टकराएगा मारेगा। अब मैं 10 आदमी को घुसा दूंगा उसी एरिया में, इसी में 10 एरिया में आपको घुरा दूंगा, छोटा छोटा आदमी को वो मारेगा तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा ना, वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ज्यादा आदमी प्रेशर कर रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ कोलोजन ऑफ मोलिकुल, मैंने मोलिकुल को इंसान बना दिया, तो ज्यादा अगर मोलिकुल रहेगा तो उसमें ज्यादा एरिया प्रेशर लगेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मेरा नंबर ऑफ मोलिकुल बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, एरिया सेम रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ मोलिकुल ज्यादा है। अब समझ आया ना, अब समझ आया ना। आप एक दीवार को 2 आदमी मार रहे हो और एक उसी दीवार को 10 आदमी मार रहे हो तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, जल्दी गिर जाएगा। समझ आया, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं बात करूंगा अगली बात से कि बताइए गैस का जो प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, गैस का प्रेशर, तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्यूजन पर यूनिट एरिया पे, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ आए। और ये कहां पे लगता है, वॉल ऑफ कंट्री, इसके वजह से उसका शेप बना हुआ है, उसकी वजह से उसका शेप बना। बताइए अंकिता समझ आया कि नहीं, मुझे बताइएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा ये हो गया, अब बढ़ते हैं आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर ऑफ अ गैस, अब फिर से दूसरा चीज टेम्परेचर ऑफ द गैस, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है ये पहला और ये सेकंड वाला, ये दोनों वीवीआई है। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिपेंड ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिकुल। अब ये क्या हो रहा कि काइनेटिक एनर्जी मोलिकुल, काइनेटिक एनर्जी बोले तो भाई काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम बोले तो मास, मोलिकुल्स का कुछ ना वजन होगा, वैसे वेटलेस मान के चलते हैं, लेकिन उसका जो वेलोसिटी होता है वो जितना हाई वेलोसिटी से जा रहा है ना, और ये वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है, टकराने की वजह से। देखो आपस में टकरा, देखो दो तरह का कोलिजन होता है गैस पार्टिकल। सर गैस प्रेशर गैस का रहेगा या गैस मोलिकुल का, सर प्रेशर गैस का रहेगा या गैस का ही बात करें बाबा। गैस का जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसको क्या है, मैं जब बात करता हूं गैस का, तो गैस मान लो कि गैस के अंदर मोलिकुल है, मोलिकुल मिलके गैस बनता है, ईंट मिलके घर बनता है, सेल्स मिलके शरीर बनता है। जब मैं बात कर रहा हूं कि सेल्स यहाँ पे मर गया, इसका मतलब है मेरा हाथ में, पता है आपको कैंसर मीन्स क्या होता है, पर्टिकुलर इस कैंसर हो गया, इस जगह पे काट के हटाना पड़ेगा, वहां पे सेल डाई करने लगता है, सेल्स क्या होता है, मर जाता है। समझ आया, लेकिन सेल्स हम लोग का बहुत सारे सेल से मिलकर बना रहता है तो हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं बोल रहा हूँ जब मैं गैस बात करता हूँ, गैस मोलिकुल से ही मिलकर बना होता है, ढेर सारा हजारों करोड़ों गैस मिलके, मोलिकुल मिलके गैस बना है। क्लियर है, ओके। समझ आया पंकज कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलके गैस बना है। तो मैं बात कर रहा था कि टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिपेंड ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि देखो मैंने कहा कि गैस पार्टिकल दो तरह से टकरा था, एक आपस में टकरा रहा है ढेर सारा रैंडमली, इधर उधर इधर 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 उधर टकरा रहा है, और दूसरा चीज वो वॉल से भी टकरा रहा है। भाई जब आपका समझो ये मेरा मान लो वॉल है जिसके अंदर रखा गया है, ये 2 3 4 मान लो यहाँ पे मैं कुछ पार्टिकल ले लेता हूँ, ये पार्टिकल दो तरह टकराएगा ना, एक तो ये आपस में भी टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा रहा है, ये फिर इधर से इधर टकरा दिया, फिर ये इसके साथ टकरा रहा है ना, आपस में टकरा रहा है, ये इसके साथ टकरा गया, और ये वाल से भी टकरा रहा है। तो जो वाल से टकरा रहा है इसके चलते इसका प्रेशर आ रहा है, और आपस में टकरा रहा है काइनेटिक एनर्जी के चलते, उसके वजह से इसका टेम्परेचर आ रहा है। आपस में टकरा है, आप दो चीज को अगर टकराते हो, अपने हाथ को ऐसे बार बार मारो, तो देखो जब रगड़ते हो तो गर्मी आ रहा है ना, एक टेम्परेचर आ, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा रहा है, तो एक फ्रिक्शन जनरेट होगा तो हीट आएगा। तो यहाँ पे वही कहा गया टेम्परेचर जो होता है गैस का वो किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी पे। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल किस पे डिपेंड करता है, मोलिक्यूल बोले तो एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बोले तो एम वी स्क्वायर, भी बोले तो वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी पे, यानी कितना वो टकरा रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी का। यानी कि अगर मैं बोलूंगा कि सर जी मेरा टेम्परेचर का गैस कब जीरो हो जाएगा, जीरो कब हो जाएगा, जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब कि हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब मोलिकुल्स मेरा मूव करना जीरो हो जाएगा ना, मोलिकुल मेरा मूव ही नहीं करेगा तो टेम्परेचर मेरा जीरो हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि कभी जीरो नहीं होगा, क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे मैक्सवेल भाई साहब, बोल्ट्जमैन भाई साहब पूरा अपना लाइफ बर्बाद करके यही बताया गया है कि गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। क्या उन्होंने बताया है कि गैस पार्टिकल क्या होता है, हमेशा मोशन में रहता है, गैस पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन। तो अगर हमेशा मोशन करते रहेगा हमेशा टकराएगा, और अगर हमेशा टकराएगा तो वो क्या होगा बताइए, वो हमेशा मेरा क्या करेगा, हमेशा मेरा टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इसीलिए गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, क्योंकि ऑलवेज इन मोशन रहता है। यहां पर बॉयल्स लॉ को कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे बॉयल्स लॉ को रिलेट करने से जरूरत अभी नहीं है ना, बॉयल्स लॉ को यहाँ रिलेट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट लेके चलेंगे, तो यहाँ पे वो एक अलग अजम्पशन है, अलग अजम्पशन है। मेरा बात समझाओ, तो यहाँ पे रिलेट कर सकते हो आप चाहो तो। अच्छा ठीक है, आपने कहा चलो मैं कर ही देता हूँ।
मैं क्या बोला कि टेम्परेचर एक मेरा रहता है कांस्टेंट। तो अगर मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या पता, इस लाइन से पता चला कि गैस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसके कोलोजन की वजह से एक होता है ना, उस टेम्परेचर जो भी होता है उसको अगर मैं फिक्स अगर कर दिया कि वेरी करने नहीं दूंगा, उसके बाद मैं चेंज करता हूँ, जो कि बेसिकली हाइपोथेटिकली पॉसिबल है लेकिन रियल में पॉसिबल नहीं है, तो हो गया मेरा बॉयल्स लॉ यहाँ पे प्रूव। मैं यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूँ, जो भी टेम्परेचर है उसको मेंटेन अगर करके रखता गैस, इसलिए मैं कहा रहा ना कि गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर होता है, एक होता ही एक, क्योंकि वो खुद से बनाता है, पर आपके आपस में कोलोजन के और वॉल से कोलोजन की वजह से बनाता है। तो एक टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन किए रहता कौन, गैस। तो अगर इस चीज को मैं कांस्टेंट मान के और स्टडी करता हूं, चेंज देखता हूं प्रेशर में और वॉल्यूम में, तो हो गया मेरा बॉयल्स लॉ। समझ आया, बस सिंपल सा लॉजिक है। जो भी टेम्परेचर का आ रहा है उसको कांस्टेंट मान के हम लोग आराम से स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। ठीक है, तो ये हो गया कहानी इसका। अब बात करते हैं आगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, अजम्पशन और आपका बस और दो बचा, फिर आपका क्लास खत्म हो जाएगा। और दो अजम्पशन, ये एक अजम्पशन और आपका ये अजम्पशन। ठीक है, चलो ये चारों अजम्पशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड लास्ट का ये वाला और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। चलो सभी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन समझो अब देखो लास्ट क्या कहते हैं, वीवीआई क्या कर रहे हैं यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाई द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब ये समझना, बोल क्या रहा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा कि वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब बोलेंगे सर ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, समझ लो, ये कंटेनर है, ये जो आप गैस देख रहे हो ना परफ्यूम का बोतल, ये कंटेनर है, इसके अंदर जो है ना वो मॉलिक्यूल्स है, गैस का मॉलिक्यूल्स है। और बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या, लास्ट वाला ये वॉल्यूम ऑफ आपका, एक सेकंड, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, ये समझ लो कि मेरा रूम का है, जिस रूम में मैं आप लोग को पढ़वा रहा हूं ना वो है गैस का, गैस है, ये सभी गैस है। अब ये मॉलिक्यूल्स है, ये समझना। अगर मैं बोलूंगा कि ये मेरा देखो, आपको पता नहीं समझ आ रहा कि नहीं, निकल रहा कि नहीं, ये दिखा कि नहीं, है ना, ये क्या रहा, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स का। तो ये देखो एकदम थोड़ा सा निकला, और ये जैसे निकलता है ना विद इन मिनट के साथ, देखो यहां समझ गए ना वो कितना थोड़ा निकला, लेकिन वो ना 1 मिनट के साथ पूरा रूम में फैल जाता है। अगर आप उस कोना में, मेरा जिस रूम में पढ़ा रहा हूं, अगर अलग एक गेट खुला और दूसरा घर में भी है ना, वहां तक पता चल जाएगा कि अच्छा कोई परफ्यूम निकाला, परफ्यूम को पता चल जाएगा अच्छा तुमने फॉर लगाया क्या, या फिर एक्स लगाया क्या, या दिस लगाया क्या, दैट लगाया क्या। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय ये कि वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल है वो कितना कम था, इतना कम था। अगर जो यहां से निकला इसको मैं ले लेता हूं इस तरह करके, है ना, ऐसे निकाला, ऐसे कर दिया, बताओ कितना छोटा था, एकदम छोटा कुछ था। और सोचो कि गैस का मॉलिक्यूल कितना है, यानी कि इस घर का मॉलिक्यूल कितना कितना है, और 2 रूम ले लो तो कितना बड़ा है, एक बड़ा हॉल ले लो, पूरा हॉल में आपका परफ्यूम फैल जाता है, जबकि वो कितना छोटा रहता है उसके कंपेयर में, नेग्लिजिबल। तो वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बड़ा सा घर मान लेता हूं, इसमें कितना गैस है और कहीं पे परफ्यूम कुछ निकला है, तो वो ये जो है ना ये हो जाता है मेरा वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, और जो पूरा गैस का है, घर का है, वो है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आप खुद बोलो, ये तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं ना, बहुत ही कम मान सकते हैं, तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। यानी कुल मिला के अब मैं आपको बताता हूं क्या, कि दी वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस के कंपेयर में वॉल्यूम ऑफ जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। नेग्लिजिबल मतलब नहीं मानते हैं उसको, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं कि इतना कम है छोड़ो, लेकिन रियल में मानते हैं, रियल में मान के चलते कि नहीं जो होगा मैंने मान के चलूंगा, क्योंकि हम लोग उसमें ना गैस पार्टिकल का बिल्कुल स्पेयर मान के चलते। स्पेयर मतलब गोला, समझो, एक पॉइंट है और एक गोला है, मतलब उसका कुछ वेट है, कुछ वजन है। कब, जब मैं बात कर रहा हूँ रियल में हम लोग गोला मान के चलते हैं, स्पेयर तो उसको वेट मान के चलते, कुछ तो वेट होगा ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं कि चलो हटा, बहुत कम है, बहुत कम है, ये मान के चलते हैं आइडियल केस में। तो ये रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, चलो अब बढ़ते आगे। अब यहां पर कर क्या है, वीवीआई, और एक आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं क्या भाई, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, राइट, यानी कि आपस में इंटरमोलिकुलर में आपस में अट्रैक्शन वो मोशन के चलते आपस में टकरा रहा है, लेकिन देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन कि भाई उसको अट्रैक्ट करेगा, चुंबक की तरह खींच लेगा, ये सब आपका नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ रियल में, रियल केस में देयर इज ए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, एक पढ़ते क्या है यूनिवर्सल आपका जो पढ़ते हैं अट्रैक्शन फोर्स लॉ, जिसमें आता क्या कि G इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाई
आर स्क्वायर। कोई भी दुनिया में दो अगर मास है तो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ड्यू टू मास के चलते। अगर जितना बड़ा मास है उसका उसके अंदर का ग्रेविटी है। जैसे आज हम लोग जो है ना, हम लोग किसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, हम लोग, ये मेरा अर्थ है और हम लोग सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ज़्यादा बड़ा है, उसका मास ज़्यादा है, उसका ग्रेविटी ज़्यादा है, तो इसके चारों चक्कर हम लोग लगा रहे हैं। और जो पृथ्वी आपका सन है, मून जो है, चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका वजन ज्यादा अर्थ का हम लोग का, इसके चारों चक्कर लगा रहा है, और ये इसका भी चक्कर लगा रहा है। तो कल अगर ऐसा हो कि अर्थ मेरा ज्यादा बड़ा हो जाए, अर्थ बड़ा ज्यादा है, तो हो सकता है सन भी इसके चारों चक्कर लगाने लगे। क्लियर? क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा हो जाता है। समझ आया कि मैंने मेरी बात की नहीं? तो ज्यादा हो जाता है, उसके और अट्रैक्ट होने लगता है। क्लियर? तो माई पॉइंट इज देयर इज, हर एक यूनिवर्स में होता है कि दो पार्टिकल के बीच में, कोई भी दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन देखा जाता है। तो बड़ा जी आता है ना, देखो बड़ा जी और छोटा जी में अंतर क्या आता है? बड़ा जी दुनिया के किसी भी दो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको जी से हम लोग दिखाते हैं, बड़ा जी से, है ना। यूनिवर्सल आपको इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और छोटा जी कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें दो पार्टिकल में एक पार्टिकल होना चाहिए क्या? मेरा अर्थ का, अर्थ का कोई एक पार्टिकल है, बाकी दुनिया कोई और पार्टिकल हो गया, तो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रेविटी। जैसे पेन हो गया और अर्थ के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसके बीच में जी के वजह से नीचे आ रहा है, और ये कैपिटल जी जो है ये दुनिया के किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है, चाहे वो अर्थ एक है या नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आइडियल में नहीं मान के चलते। देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन दी मोलिक्यूल्स। अब इन सब का मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इन सब से मिलता मुझे क्या है, और उससे आपको क्या फाइनली रिजल्ट वगैरह मिलता है, वो सभी को मैं प्रूव आपको करके बताऊंगा। क्लियर माय पॉइंट? फिर मैं आइडियल और गेस का बता दूंगा डिफरेंस क्या होता है ना। डिफरेंस के बाद और कुछ असम्पशन बताऊंगा, और फिर हम लोग आगे चलेंगे रियल गेस के बारे में। अभी तो हम लोग तो आइडियल 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 इतना आइडियल कहना चाहे, मैं बात करूंगा बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, एवोगैड्रो लॉ का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, सब अभी तक बात करें आइडियल का। तो आखिर रियल गेस को कौन बताया है, रियल गेस को कौन? तो ये वंडरवॉल बहुत अच्छा समझाया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि रियल गेस क्या होता है ना, और कब मैं रियल गेस को आइडियल गेस बोल सकता हूं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आज का क्लास। चलिए, आई होप सो क्लास आप लोग को सही लगा होगा, है ना। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, चीजें मैं क्रिस्टल क्लियर करवाऊंगा आप लोग का हर एक चीज को, ताकि आप लोग को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सर सेवेंथ अजम्पशन फिर से रिपीट कर दीजिए, एक सेकंड। सेवेंथ वाला ना कौन सा था डियर? जस्ट अ मिनट। एक दो तीन यहाँ था, चार पाँच छः सात। ग्रेट एफर्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट आप लोग को जॉब दिलाना, पढ़ाना नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, माय टारगेट इज टू कि आप लोग को जॉब मिले। मैं ये चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चा, देखो बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट में चाहता हूं कि आप लोग 100% लाओ। अगर आप लोग मेरा पढ़े होंगे कास्टिंग, तो मुझे उम्मीद है कि कास्टिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं लगा है। इतना अच्छा से प्यार से मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझाऊं, सिमिलरली उससे ज़्यादा मेहनत करके मैं आप लोग को समझाऊंगा कस्टमर, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहता हूं कि आप लोग समझो एक्चुअली इंजीनियरिंग होता क्या है, आपके अगल बगल घट क्या रहा है, यार आरएसी कैसे काम करता है, रेफ्रिजरेशन कैसे काम करता है, आपको गर्मी क्यों लगता है ना। हर एक चीज़, जो चीज़ पढ़ाऊंगा बहुत मेहनत करके पढ़ाऊंगा। चलिए सर, फोर्थ अजम्पशन एक बारी बता दीजिए, और सेवंथ अजम्पशन। फोर्थ अजम्पशन एक सेकंड, फोर्थ वाला ये है ना, फोर्थ है ये, एंड फिफ्थ सिक्स सेवंथ ये। देखो जो फोर्थ एंड सेवंथ बोले, क्या ये दोनों है? यही मैं बताना ना, बताइए मुझे एक बारी। कल्पना बताइएगा, क्या यही वाला आप बोले ना, सेवंथ वाला जो मैं लिखा हूँ? और अंकित आप फोर्थ बोले, ये दोनों को बताना, बताइए मुझे क्या मैं सही लिखा हूँ, जल्दी से बताइए। बाकी सभी बच्चे जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चा का समझना है मैं बता दूंगा। और लास्ट में इसी तरह होगा, किसी बच्चे को अगर दोबारा समझना, 3 बार समझना, तो आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, है ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा बता दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। लास्ट से पहले वाला, तो लास्ट का यही तो लास्ट है ना, ये आपका लास्ट है, तो लास्ट का पहला वाला यही है ना, लास्ट का पहले वाला है। चलिए शिवम, गुड नाइट डियर, गुड नाइट। अगर बच्चे कोई जा सकते हैं, ज़्यादा रात हो गया तो आराम से आराम कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको जानना है तो ओके, सही है ना। कल्पना सही है कि नहीं बताइए मुझे। सेवंथ नंबर ये लास्ट था, लास्ट से पहले वाला यही है, यही समझना कि इससे पहले वाला समझना। ये 6 वाला है, या 6 वाला मैं लिख देता हूँ, ये 5th वाला है, किसको समझना बताइए। और इधर आपका हो गया 1 2 3, 1 2 3 हो गया, और ये 4 5 6 7 हो गया, और ये आपका 8th हो गया। किसको समझना बताओ। एक आपने बोला है, एक 4th बोला गया है, और एक 7th बोला गया है। कल्पना बोरी से लास्ट से पहले, और अंकिता बोरी 4th यही वाला ना डियर, बताइए मुझे एक बारी, एक बार कंफर्म करिएगा तो मैं बता दूंगा आपको। यस सर,
कल्पना बोल रही ठीक है, यस सर, यानी एक आपका 7th बिल्कुल सही आप बोले है ना। अंकिता यस सर, ठीक है, तो बाकी को मैं हटाता हूँ, ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस मैं कर देता हूँ, एक एक करके दोनों को मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं हटाता हूँ पहले, है ना, ये पहले बताना, ओके। देखो यहाँ पे पहले वाले क्या कहा गया, क्या गया, नंबर ऑफ कोलोजन विद दी मोलिकुल विद देयर कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक मतलब क्या होता है ना, कि मैंने इस तरह का रबड़ का कोई बॉल लिया और रबड़ को बॉल को डाला, तो जिस स्पीड से गया ये टकरा के ऊपर इतना ऊपर आया, फिर से मैं छोड़ूंगा ये इतनी ऊपर आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। समझ आया, मतलब इसका कोई भी, देयर इज नो लॉस इट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², मतलब कि उसका वेलोसिटी जो होता है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, उसके मास की वजह से वो चेंज नहीं होगा, वो हर बार इस तरह टकराते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम। मोमेंटम मतलब जिस मोमेंटम से जा रहा है, जिस स्पीड से जा रहा है, वो चेंज नहीं होगा। वो आया, मान लो टकराया, इधर चल गया, फिर इतना स्पीड से गया, वहां टकराया, फिर इधर आया, फिर आया, लेकिन चेंज नहीं होगा। एक ही तरह का मोशन से, एक ही तरह का स्पीड से टकराते रहेगा, टकराते रहेगा, टकराते रहेगा। ये हो गया इसका मतलब। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, क्लियर माई पॉइंट और नॉट। अगर बात करेंगे 7th नंबर का, ये क्या बोला गया, जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरा ये गैस है ना, ये मेरा समझ लो सिलेंडर का गैस है, यहां से जो परफ्यूम निकला, ठीक है, ये जो परफ्यूम निकलेगा, अगर मैं पकड़ लेता हूं तो आप खुद बोलो, यहां से निकला कितना, थोड़ा निकला, एक थोड़ा सा निकला होगा, एक थोड़ा निकला, ये है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है। और ये कब, जब पूरा रूम से मिल जाएगा ना, तो इसको मैं गैस बोल लूंगा, क्योंकि ये पूरा तरफ गैस है। अभी मान लेते हैं परफ्यूम को मॉलिक्यूल में मान लेता हूँ, ये भी गैस ही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मॉलिक्यूल है। अब ये गैस समझ लो, गैस में मान लो यहाँ पे एयर है, अगर एयर मेरा नाक के पास नहीं होगा तो मैं कैसे जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। एयर है, इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा चीज़ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखो ऐसे हवा करो, हल्का सा अगर करोगे तो आपको ठंडा लग रहा है ना, यानी कि हवा है, पूरा रूम में फैला हुआ है, पूरा हॉल में फैला हुआ है। लेकिन ये छोटा सा मॉलिक्यूल जो है, जिसमें छोड़ता हूँ, यानी परफ्यूम से निकलता है, ये पूरा गैस को पूरा रूम में फैल जाता है, और पूरा रूम से सेंट आने लगता है परफ्यूम परफ्यूम का। तो मैं अगर बोलता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल का वेट आपका ये है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, ये कितना होगा, ज़्यादा मान लो 100 होगा, 200 होगा। और अगर मैं रूम का मॉलिक्यूल को गिनता हूं तो मैं बोलूंगा सर जी यहाँ अरबों खरबों में हो जाएगा। मान लो 10 लाख या 10 करोड़ मॉलिक्यूल होगा, तो जहां 10 करोड़ मॉलिक्यूल है गैस का, उसको मैं गैस मान के चला हूं, दोनों को मॉलिक्यूल ले सकते हो। ये मॉलिक्यूल मेरा मात्र 100-200 है, और ये मेरा है 10 लाख या 10 करोड़। तो इसके कंपेयर में ये बहुत कम है। ये समझ लो कि समुद्र में एक गिलास पानी उठाना जैसा हो गया। तो अगर समुद्र में आप एक गिलास पानी डालोगे तो क्या समुद्र को कोई फर्क पड़ेगा, समुद्र के पानी को? नहीं ना। तो सेम चीज मैं बोल रहा हूं कि समुद्र है, पूरा रूम में एयर जो है ना, एयर मॉलिक्यूल वो समुद्र है, और ये गैस मॉलिक्यूल है, ये समझ लो एक गिलास पानी है। तो एक गिलास पानी अगर आप, एक कप पानी अगर आप समुद्र में डालोगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा डाले हो। यही का, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल मान के चलते, इसको कंसिडर नहीं करते हैं, ये बोलते है ही नहीं इस केस को। समझा? ये यहां पे कहता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई करता है, जगह घेरता है, कौन? मेरा जो परफ्यूम से गैस निकला है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस, यहाँ पे थोड़ा गैस लिख दिया गया, स्टेटमेंट को मैं सुधार दूंगा। ये समझ लो, वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल, यहाँ इसको कट कर देना, यहाँ इसको कट कर देना। वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई मतलब समझ लेना कि ये किसका बात करेगा, इस गैस का। गैस का बात जो चीज डाला गया है उस रूम में, और वो जो गैस में है, तो वो बहुत ही कम लेके हम लोग चलते हैं। तो ये रहा 7th। मतलब ये समझ जाना कि कोई एयर में अगर कोई चीज को डाल रहे है, उसको हम लोग लेस मान लेते हैं, नहीं मानते हैं। और यहाँ पे जो भी चिपकता है, टकराता है, वो सेम वेलोसिटी के साथ उछलेगा, उछलेगा जाएगा। समझ आया? मतलब समझ रहे हो, उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस ही नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी है ना, मान लो आपने 10 थप्पड़ किसी को लगाया, या काम करे हो 1 घंटा, आप थके ही नहीं। काम करने के बाद भी बोलो कि थके हैं क्या? नहीं। तो दिन भर काम करके आए, फिर भी खाना लगा, भूख लगा, नहीं नहीं लगा, मेरा पूरा एनर्जी है ही है। समझ रहे हो? तो वो भगवान हो सकता है ना। तो इसीलिए तो ये सारा का सारा अजम्पशन को आप भगवान ही बोल सकते हो। ये रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सब हाइपोथेटिकल है, सब हाइपोथेटिकल है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कुछ ना कुछ चेंज आएगा, लेकिन इस सब का सब मेरा क्या होता है, अजम्पशन मान के चलते हैं, इसलिए सबको लिया गया है। इसलिए मैंने कहा ना, गॉड होगा तब उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। यहाँ पर लॉस ही नहीं होगा। लॉस तो रियल लाइफ में होता है, मोमेंटम भी लॉस होता है। समझ आया मेरी बात की नहीं? तो ये हो गया कहानी। एक बार मुझे प्लीज कंफर्म करिएगा कि यस सर समझ में आ गया। ठीक है, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है। और मोमेंटम तो आपको पता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये तो आपको पता होना चाहिए सबको, है ना। मोमेंटम इक्वल टू क्या बोलते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम पी को दिखाते हैं मास इनटू वेलोसिटी। कोई अगर मान लो पर्टिकुलर मास उसका किसी वेलोसिटी से आ रहा है, वो चेंज ही नहीं होगा, वेलोसिटी सेम रहने वाला है।
सर ऐसा बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी का कारण घूमते रहता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा था ना कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम घूमते रहता है। अगर वो जीरो हो गया तो टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, क्योंकि घूमना बंद तो टकराना बंद, टकराना बंद तो टेम्परेचर बंद, टकराएगा तब तो गर्म होगा, तो नहीं होगा, टेम्परेचर गर्म जीरो हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, थैंक यू, ओके कल्पना। अंकिता बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, ठीक है, समझ आया, ये चीज़ है। इलास्टिक इन नेचर समझ आया ना। इलास्टिक इन नेचर मतलब क्या होता है कि अगर किसी चीज को टकरा रहा है तो टकराने के बाद उसका वेलोसिटी लो हो जाता है ना। एक बात समझना, मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला फोर्थ वाला का। अंकित आप समझो मेरी बात, है ना। अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक बॉल आ रहा है इधर से, एक बॉल आ रहा है इधर से, और दोनों आपस में टकराया, तो मान लो आप नीचे में दोनों बॉल को टकरा रहे हो साथ में, जैसे टकराओगे ना, जिस स्पीड से आ रहा था ना वो स्पीड कम हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता कि जिस स्पीड से आया टकराने बाद उसी स्पीड से भाग गया, तो वो होता है मेरा क्या, इलास्टिक इन नेचर। वो क्या हो गया, इलास्टिक इन नेचर हो गया। समझा, कार दो टकरा रहा है हाई स्पीड, 10 मान लो 100 किलोमीटर पर स्पीड से दो कार आ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, और वो जिस स्पीड से आया 100 की स्पीड से ही दूर भाग गया। समझो, आया टकरा गायब तुरंत, और तुरंत ही बहुत दूर भाग फेंका जाएगा, वो होता है इलास्टिक। लेकिन इलास्टिक होता है इन इलास्टिक होता है, वो आया टकराया और यहीं फंस के रह गया, इन इलास्टिक। समझा, तुरंत ही उसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, जिस स्पीड से आया टकराया फिर उसी स्पीड से भाग गया। समझा, वो रबड़ भी हो सकता है, जब रबड़ का कार आपस में टकराए तो होता है इलास्टिक। समझ गए। बताइए, एकदम क्लियर आप समझे, ओके डियर, ओके। देन मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, कल के क्लास में। चलिए, गुड नाइट देन। जितने भी स्टूडेंट बाद तक जुड़े रहे, अगर आप लोग को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, एंड नहीं तो हम लोग मिलते हैं कल। थर्मोडायनेमिक्स को और हम लोग खखोरेंगे और समझेंगे हर एक चीज़ को, ठीक है, ताकि बाबा बन जाए हम लोग, है ना। चलिए, अगर मुझे लग रहा है किसी को डाउट नहीं है तो मैं क्लास को रखता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। अगर सब कुछ समझ आया तो मैं ज़रूर पूछता हूँ सबसे कि एक बार सब बच्चा क्लियर बोल दीजिए कि यस सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, एंड गुड नाइट एंड बाय बाय एवरीवन। उसके बाद मैं बोल दूंगा आराम से, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, सभी को समझ आ गया। ओके ओके, ठीक है, ऑल क्लियर है, चलिए सही है। देन मिलते हैं हम लोग कल, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।